Hello everyone. Hello everyone. Hope you all are doing well and hope you all are fit and fine. Myself Mahima Deshani and I am from third year of computer engineering at GC Rajkot and host of the today's session. As we all know, DAC Carnival is a 18 days boot camp where we are trying to cover all the basic DSA topic from beginner level to advanced. And today is the 15th day of DSA Carnival. Today's topic is segment tree, and for that, I would like to introduce and welcome to our today's instructor, Mr. Umang Agrawal sir. Let me give a brief introduction of him. He is an educator at CodeChef, an academy, backend software developer intern at Covahoop, 5-star at CodeChef, and expert at CodeForces. We are glad to have you, sir. One more thing that I would like to add, the result of yesterday's quiz will announce at the end of the session. And the link for today's quiz will also given at the end of the session. So stay there till the end. Now I hand over the session to you, sir. Over to you, sir. हेलो एवरीवन। सो एक बार यार कंफर्म कर दो आवाज आ रही है कि नहीं। ओके, सो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज उमंग अग्रवाल। सो आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस। सो थैंक यू डीएसए कार्निवल फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस इवेंट। सो टुडेज सेशन इज बेस्ड ऑन सेगमेंटरीज। सो आज का जो सेशन है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इस डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है, कौन सा ऐसा ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व करता है, और क्या इस प्रॉब्लम को हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इमेजिन करो कि हमारे पास एक एरे है और एक साइज दिया हुआ है एरे का। ठीक है, और हमारे पास दो तरह के ऑपरेशंस हैं। तो सबसे पहले सेगमेंट ट्रीज का मीनिंग देखते हैं। सेगमेंट मींस कि किसी भी पार्ट, मतलब कोई हमारा एक एरे है तो उसका कोई भी पार्ट, कंटिग्यूअस पार्ट, या हम उसको सब एरे कह सकते हैं, दैट इज नोन एज ए सेगमेंट। तो सेगमेंट मींस जस्ट ए पार्ट ऑफ एन एरे। तो हमारे पास अगर दो तरह के ऑपरेशंस हैं, और ये जनरली जो ये डेटा स्ट्रक्चर है ये हमेशा क्वेरीज वाले प्रॉब्लम में यूज होता है। क्वेरीज मींस कि हमें मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एरे है और हमारे पास दो तरीके के ऑपरेशंस हैं, हमें दो तरीके के ऑपरेशंस करने हैं। फर्स्ट वन इज सम ओवर ए रेंज। जस्ट आई एम टेकिंग स्पेसिफिक एग्जांपल, सम ओवर ए रेंज। तो इमेजिन करो हमारे पास एक रेंज दिया है L टू R, और मुझे क्या करना है, इस L से R तक का सम लेना है। ठीक है, उस एरे में से L से R तक का सम लेना है। और सेकंड जो ऑपरेशन है वो क्या है, अपडेट। तो हमारे पास एक इंडेक्स है, मान लो I, और एक वैल्यू है वैल, एंड आई नीड टू अपडेट दैट इंडेक्स टू वैल। सो इसका एक स्पेसिफिक एरे और एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम इसमें सेगमेंटरी कैसे अप्लाई करेंगे, एंड सेगमेंटरी बेसिकली होता क्या है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइन। सो जैसे कि एक एरे है, ठीक है, तो हमें हमें हमारे पास एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसमें दो तरीके के ऑपरेशंस करने हैं। पहला सम। तो हमारे पास एक रेंज दिया होगा L टू R, और मुझे इस रेंज का सम निकालना है। ठीक है, तो क्या यार सोचो कि कोई और डेटा स्ट्रक्चर है जो ये काम कर सकता है।
और हमें ये खूब सारे क्वेरीज में करना है। हमें बस ऐसा नहीं है कि एक एल और आर दे दिया, हमें बहुत सारे एल और आर दिए हैं, जैसे L1 R1 मान लो या L2 R2 मान लो, तो हमारे पास बहुत सारे एल और आर दिए हैं और मुझे हर क्वेरी का आंसर बताना है, तो इन्हें क्वेरीज कहते हैं। ठीक है, क्वेरीज मतलब कि हमारे पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मुझे मुझे हर इस रेंज का आंसर देना है इस एरे में से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो इंडेक्सिंग है, जैसे हम इसकी इंडेक्सिंग कर दें 0 1 2 3 4 5 6 7 और हमारे पास एक क्वेरी आई, मान लो एक क्वेरी आई, क्या आई, 0 से लेके 7, तो मुझे क्या करना है, इस 0 से लेके 6 तक का सम। मैं लास्ट वाले को कभी इंक्लूड नहीं करता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट लगाया है और स्टार्टिंग को हमेशा इंक्लूड करता हूँ। तो सो एल इज इंक्लूसिव बट आर इज नॉट। अब हमारे पास एक क्वेरी आई 0 से लेके 7 तक की, तो मुझे 0 से लेके 6 तक का सम लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 + 1 + 2 + 5 + 6 + 4 + 3। सिमिलरली एक और क्वेरी आई 0 से 4, तो 0 से लेके 3 तक का सम लेना है, तो आंसर क्या हुआ, 3 + 1 + 2 + 5। तो हमें इस प्रॉब्लम को, मान लो अपडेट भूल जाओ अभी के लिए, अपडेट नहीं है, दूसरा ऑपरेशन नहीं है, अभी सिर्फ पहला ऑपरेशन है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमें हर रेंज में, अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम हर रेंज में एल से लेके R-1 तक इटरेट कर दे। हम एल से लेके R-1 तक का एक लूप चला लें और उन सारे एलिमेंट्स का सम ले लें, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर बहुत सारी क्वेरीज है, बहुत सारी क्वेरीज है, मतलब मान लो 10⁵ क्वेरीज है और जितने क्वेरीज हैं सब में तुम अगर इस रेंज का लूप चलाओगे, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, क्यू टाइम्स तुम कितने का लूप चलाओगे, R-L का। इमेजिन करो अगर एरे का साइज भी 10⁵ है और क्वेरीज भी 10⁵ है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो ये रन नहीं होने वाला फास्टर। तो इस ऑपरेशंस के लिए हम क्या कुछ और कर सकते हैं, हम इस रेंज में कुछ और कर सकते हैं। हम ऐसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या कि जिसमें इस सम को हम फास्टर दे पाए। तो ये देखो यूज केस समझो, सेगमेंट्री का यूज केस क्या है, हम कहाँ पे इसको यूज करने वाले हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और क्या कोई अल्टरनेटिव्स हैं सेगमेंट्री के अलावा जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो अभी अपडेट अगर नहीं होता तो मैं यहाँ पे प्रीफिक्स सम यूज कर लेता, प्रीफिक्स सम यूज कर लेता। प्रीफिक्स सम क्या होता है, प्रीफिक्स सम बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसमें हम 0 से लेके n-1 तक सारे एलिमेंट्स का प्रीफिक्स सम स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये एरे है तो इसका जो प्रीफिक्स सम बनेगा वो क्या बनेगा, प्रीफिक्स ऑफ 0। देखो एक जनरल अगर डेफिनेशन लिखूं तो प्रीफिक्स ऑफ आई में क्या होगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 0 टू आई। तो यहाँ पे प्रीफिक्स ऑफ आई में क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके उस ith एलिमेंट तक सारे एलिमेंट्स का सम। तो अगर मैं इसका प्रीफिक्स बनाऊं तो क्या बनेगा, प्रीफिक्स ऑफ 0 पे क्या होगा, 3, क्योंकि ये 3 स्टार्टिंग 0 है और एंडिंग भी यही है। सिमिलरली 1, इस प्रीफिक्स ऑफ 1 पे क्या होगा, 3 + 1 दैट इज 4। तो समझ पा रहे होगे, हमें अगर यहाँ पे डालना है तो मैं इसका सम डालूंगा फिर इसका डालूंगा, तो ऐसे ही मुझे 3, 4, 6, 11, 17 ऐसे हमारा सम बन जाएगा। अगर मैं इस डेटा स्ट्रक्चर को क्वेरीज इनपुट लेने से पहले बना लूं और मेरे पास खूब सारे क्वेरीज आ रहे हैं, तो क्या मैं इसको यूज करके अपने क्वेरीज को फास्टर नहीं कर सकता, कर सकता हूं। कैसे, देखो हमें एल से लेके आर तक का सम बनाना है, मान लो ठीक है, हमें एल से लेके आर तक का सम बताना है, तो मुझे प्रीफिक्स ऑफ आर पता है। प्रीफिक्स ऑफ आर में क्या स्टोर्ड है, 0 से लेके आर तक का सम। ऐसे ही हमें प्रीफिक्स ऑफ L-1 पता है। L-1 प्रीफिक्स में क्या है, 0 से लेके L-1 तक का सम। तो अगर मुझे L से R तक का सम चाहिए, मुझे 0 से R तक का सम पता है, मुझे 0 से L-1 तक का सम पता है, तो मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूं तो क्या मुझे इसका सम मिल जाएगा। तो हमें अगर अपडेट ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या करेगा, देखो अपडेट ऑपरेशन भी है और अगर मैंने कोई अपडेट ऑपरेशन लगा दिया, मतलब मैंने इस एरे में कोई इंडेक्स चेंज कर दिया, तो क्या होगा, ये पूरा एरे चेंज हो जाएगा और एरे चेंज होने से जो हमने प्रीफिक्स बनाई थी, इस प्रीफिक्स को हम पहले बनाएंगे और उसकी टाइम क्या लगेगी, O of n लगेगा इसे बनाने में। तो इस प्रीफिक्स को पहले बनाया था, लेकिन अगर क्वेरीज में किसी भी इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो गई तो हमारे जो इस प्रीफिक्स का है ना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये यही चेंज हो गया। तो अब मैं जो आगे आंसर्स दूंगा ना क्वेरीज का एरे से आर तक, वो सारे गलत आएंगे। तो जब भी अपडेट ऑपरेशन आया तो ये पूरा प्रीफिक्स अपडेट होने वाला है। जैसे कि अगर मैं इस 5 को 6 कर दूं, तो आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 11 की जगह 12 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा।
तो इसके आगे के सारे एलिमेंट्स +1 होंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये प्रीफिक्स सम का जो डिसएडवांटेज है कि हम अपडेट ऑपरेशन फास्ट नहीं कर सकते। अपडेट ऑपरेशन के लिए स्टिल इट विल टेक ऑफ एंड टाइम। बट हाँ, ये जो रेंज ऑपरेशन है, मतलब एल से आर तक का सम है, ये बहुत ही कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। इट इज ओ ऑफ 1। मैंने सिर्फ दो एलिमेंट्स को माइनस किया एंड दैट्स इट। सो या सो दिस इज अबाउट प्रीफिक्स सम, कि प्रीफिक्स सम को यूज करके मैं इसका आंसर तो दे सकता हूं, बट दिस कैन नॉट बी सॉल्व। सो यहाँ पे आते हैं, दो तरीके के ट्रीज आते हैं, एक सेगमेंट ट्री होता है, एक फ्रेनविक ट्री होता है। सो हमेशा ये जो दोनों ट्रीज होते हैं, सेगमेंट ट्रीज एंड फ्रेनविक ट्रीज, तो ये होते क्यों है? देखो, जब भी हमें ऐसे क्वेरीज मिले ना, जहां पे अपडेट भी आ रहा हो और कुछ एक्सेस भी आ रहा हो, तो वहां पे ये जो क्वेरी की ऑपरेशंस हैं, इसे फास्टर करने के लिए, वहां पे तो देखो ओ ऑफ 1 टाइम था किसका? एक्सेस का। और अपडेट का टाइम क्या था? ओ ऑफ एन। और अगर मैं इन दोनों को यूज नहीं करूं, मान लो मैंने प्रीफिक्स भी नहीं यूज करा, मेरे पास जस्ट एक जनरल एरे है, तो अगर मुझे अपडेट करना है तो वो कितने टाइम में होगा? ओ ऑफ 1 टाइम में होगा। क्यों? क्योंकि मैं सिंपल क्या लिख दूंगा? ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू वेल, मैंने सिर्फ अपडेट कर दिया, तो इसका तो अपडेट का ओ ऑफ 1 लगा। बट एक्सेस करना है, एक्सेस मीन्स कि मुझे सम लेना है किसी रेंज का, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ओ ऑफ आर माइनस एल, दैट मीन्स ओ ऑफ एन। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही होगी कि हमें अगर नॉर्मल एरे से हम करें तो अपडेट तो फास्टर हो जाएगा, बट एक्सेस स्लो है। अगेन, अगर मैं प्रीफिक्स सम से करूं तो एक्सेस तो फास्ट है बट अपडेट स्लो है। दोनों को ही मुझे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं दोनों ही ऑप्टिमाइज दें, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि एक्सेस कितने टाइम्स आएगा क्वेरीज में, अपडेट कितने टाइम्स आएगा। तो मैं चाहता हूं कुछ ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करूं जिससे दोनों ही फास्टर हो जाए, एक्सेस भी फास्ट हो जाए और अपडेट भी फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे दो तरीके के ट्रीज होते हैं जो हमारा काम करके देते हैं। फर्स्ट वन इज सेगमेंट ट्री एंड द सेकंड वन इज फ्रेनविक ट्री। सो फ्रेनविक ट्री इज आल्सो नोन एज बाइनरी इंडेक्स्ड ट्री। ओके, सो कहीं कहीं पे ये बाइनरी इंडेक्स ट्री लिखा होता है। सो यहाँ इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सेगमेंट ट्री होता क्या है, और एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके हम पूरा इंप्लीमेंट करके सूडो कोड एंड देन अगेन सी प्लस प्लस कोड भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सेगमेंट ट्री है वो काम कैसे करता है। तो इमेजिन करो, हमारे पास एक एरे दिया हुआ है 3 1 2 5 6 4 3 एंड 2। हमारे पास एक ये एरे दिया हुआ है, और इमेजिन करो कि मुझे इसका सेगमेंट ट्री बनाना है। तो सेगमेंट ट्री बनाने, देखो सेगमेंट ट्री क्या होता है? सेगमेंट ट्री मतलब कि ये कुछ सेगमेंट्स का सम जो है ना, वो पहले से स्टोर करके रखता है। ये सेगमेंट ट्री क्या करता है? कुछ सेगमेंट्स का सम, यहाँ पे मैं सम की बात कर रहा हूं। यहाँ मैंने जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था? पहला मुझे सम बताना है आर से लेके एल तक, और सेकंड ऑपरेशन था अपडेट, मुझे किसी भी इंडेक्स को अपडेट कर देना है। तो ये दो तरीके के ऑपरेशन है, और इसी क्वेश्चन पे मैं भी डिस्कशन कर रहा हूँ। फिर मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि इसको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे अगर मैं इसका सेगमेंट ट्री बनाऊं, सेगमेंट ट्री सबसे पहले होता क्या है? ये एक नॉर्मल बाइनरी ट्री के जैसे फॉर्म होता है, और ये होता नहीं है एक्चुअली में बाइनरी ट्री। हम बस इसे इमेजिन करते हैं कि एक बाइनरी ट्री है, सिर्फ इमेजिन करने के लिए कि ये काम कैसे करेगा, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट एक्चुअली स्टोर्ड एज ए ट्री इन और सी प्लस प्लस और इन एनी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक्चुअली में ट्री नहीं होता। सेगमेंट ट्री इज नॉट ए ट्री, सेगमेंट ट्री इज जस्ट इन विजुअलाइजेशन ऑफ ए ट्री। तो यहाँ पे हम सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए हम इस ट्री को बनाकर देखेंगे कि ये ट्री बनेगा कैसे। बट अगेन, सेगमेंट ट्री एक नॉर्मल एरे में स्टोर होता है, दिस इज नॉट स्टोर्ड एज ए रियल ट्री। तो यहाँ पे सेगमेंट ट्री होता है जो एक नॉर्मल एरे ही होता है, बट उस एरे को हम विजुअलाइज करते समय उसे ट्री के जैसे देखेंगे। तो हम सेगमेंट ट्री में करते क्या है? सेगमेंट ट्री में जो लीफ नोड्स होते हैं, अब मैं बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूं, तो जो लीफ नोड्स होते हैं वो एक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं एरे के। तो ये एक्चुअल एलिमेंट्स क्या है एरे के? 3 1 2 5 6 4 3 2। तो हमारा जो सेगमेंट ट्री का लीफ होगा, सारे लीफ नोड्स होंगे, वो सारे ये एलिमेंट्स देमसेल्व्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लीफ नोड बनाऊं, अब मैं ट्री बनाने वाला हूं इस सेगमेंट ट्री का, तो ये जो लास्ट लेवल्स पे होंगे 3 1 2 5 6 4 3 एंड 2, तो ये जो लीफ नोड्स हैं ये इस एरे के एलिमेंट्स हैं एज इट इज, इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे। ये लीफ नोड्स, अगेन ये लीफ नोड्स क्या है? अब मैं इसे बोल सकता हूं कि लीफ नोड्स में एक एक सेगमेंट की लेंथ के सारे एलिमेंट्स हैं। मैं कोई भी एक लेंथ का अगर सेगमेंट का सम मांगूंगा, जैसे मैंने बोला 3 से लेके 4, तो अगेन हम मैं इस लास्ट को
इंक्लूड नहीं करता हूं। 3 से 4 मींस कि 3 से 3, ठीक है, तो ये इंक्लूडेड नहीं होता, ये इंक्लूसिव होता है, ये इंक्लूसिव नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 3 से 3 तक का सम मांगा, तो ये एज इट इज किसी नोड में स्टोर्ड होगा। मैं लास्ट लीव की बात कर रहा हूं। अब मैं जैसे जैसे ऊपर लेवल पे जाऊंगा वैसे वैसे मैं उनके दोनों चाइल्ड्स का सम स्टोर करते चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैं लास्ट लेवल को अगर डिनोट करूं, दिस इज आवर लास्ट लेवल, तो मैं जब इन दोनों को ऊपर एक लेवल ऊपर ले जाऊंगा तो इन दोनों का सम क्या होगा, 4। तो मैं यहाँ पे 4 डाल दूंगा। सिमिलरली मैं जब इन दोनों लेवल्स का को ऊपर बढ़ाऊंगा तो मैं इन दोनों का सम यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, डेट इज 7। सिमिलरली मैं जब इन दोनों लेवल्स को ऊपर ले जाऊंगा, फिर इन दोनों लेवल्स को ऊपर ले जाऊंगा, फिर इसको और इसको ऊपर ले जाऊंगा, फिर इसको और इसको ऊपर ले जाऊंगा, फिर अगेन इसको और इसको ऊपर ले जाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो सारे सम्स हैं वो क्या क्या होंगे, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे देखो 3 + 2 5 होगा, अगेन यहाँ पे 7 + 4 11 होगा, यहाँ पे 10 + 5 15 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 26। देखो अब ये हमारा सेगमेंट्री है जो विजुअलाइज हम कर रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस सेगमेंट्री इज नॉट एक्चुअली ए ट्री, दिस इज जस्ट एन एरे। और मैं इसकी इंडेक्सिंग भी करूंगा अभी, ठीक है, कि इंडेक्सिंग होती है ना एरे में, वो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग भी करूंगा। तो यहाँ पे अब अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें कुछ चीजों को, तो क्लोजली ऑब्जर्व कैसे होंगे, पहला पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लीफ नोड्स होंगे उसमें हमेशा जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। अगेन लीफ नोड्स छोड़ के जो नोड्स होते हैं उन्हें हम इंटरनल नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल नोड्स। सो दीज ऑल आर इंटरनल नोड्स, दिस इज इंटरनल नोड, दिस इज इंटरनल नोड, दिस इज इंटरनल नोड, दिस। तो ये लीफ नोड्स छोड़ के जो उसके ऊपर है, डेट ऑल आर नोन एज इंटरनल नोड्स। तो जो इंटरनल नोड्स हैं उसमें दोनों उनके चाइल्ड्स के सम होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 का जो सम, 4 जो है ना वो सम है इन दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड का। अगेन मैं किसी भी नोड को उठा लूं, 26 को उठाया तो ये दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड का सम है, ठीक है। तो मैंने पहला ऑब्जर्वेशन क्या बनाया कि लीफ नोड्स में एज इट इज एलिमेंट्स आएंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बनाया कि जो इंटरनल नोड्स हैं वो दोनों सम स्टोर करेंगे लेफ्ट और राइट चाइल्ड का। अब मैं ये सेकंड ऑब्जर्वेशन लीफ के लिए क्यों नहीं बना रहा हूं, क्योंकि लीफ के चाइल्ड ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही तो हमारी बेसिक मतलब हमारा बेस कंडीशन हो जाएगा ना, कि इसके जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है ही नहीं तो मैं उनका सम कैसे लूंगा। तो ये एज इट इज एलिमेंट्स होते हैं, उसके इंटरनल नोड्स का ही जब मैं लेफ्ट और राइट चाइल्ड सम करता हूं तो वो नोड्स फॉर्म होते जाते हैं, एंड अगेन हम यहां तक पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नोड्स हैं ऐसे जिनका, कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनका सम मेरे पास पहले से है। हमारे पास एक ये सेगमेंट्री बना हुआ है, और अगर आप देखें ध्यान से तो कि जो रूट नोड है, दिस इज ए रूट नोड। तो जो रूट नोड है उसमें पूरे एरे के एलिमेंट्स का सम होता है हमेशा, दैट इज 3 + 1 + 2 + 5 + 6 + 4 + 3 + 2। तो ये लीफ नोड, सॉरी दिस इज अ रूट नोड। सो रूट नोड में पूरे एरे के एलिमेंट्स का सम होता है। तो इसका जो सेगमेंट है, इसका जो सेगमेंट है कि ये कौन सी सेगमेंट का सम स्टोर कर रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 0 से लेके n। अगेन मैं n क्यों लिख रहा हूं, n-1 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं लास्ट को कभी इंक्लूड नहीं करता। तो ये बात ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस इज सेगमेंट ऑफ दिस कॉरस्पॉन्डिंग नोड। तो मैं इस जो ये 26 11 15 है इनको मैं नोड्स के जैसे रेफर कर रहा हूं, और इस नोड्स का हर नोड का एक स्पेसिफिक सेगमेंट होगा कि वो कौन से सेगमेंट का सम स्टोर कर रहा है। तो ये जो जो रूट नोड है वो 0 से लेके n तक का सम स्टोर कर रहा है। बात आई समझ में। ऐसे ही अगर मैं इधर आऊं, 11 कौन से सम का, कौन से सेगमेंट का सम स्टोर कर रहा है, 3 + 1 4 + 2 6 + 5 11। तो यहां तक का सम स्टोर कर रहा है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा ना, तो अगर आप एक बार और क्लोजली ऑब्जर्व करो तो जो भी मेरा करंट सेगमेंट होता है ना वही दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सेगमेंट था ये क्या था, 0 से n। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका मिड निकालूंगा। मिड क्या होता है, L + R/2। तो जब मिड निकल जाएगा ना तो मैं इस सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ये पूरा एरे था मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और फिर इसका सम राइट में स्टोर कर दिया, इसका सम लेफ्ट में स्टोर कर दिया। अगेन जब मैं इस पे आऊंगा ना तो मैंने इसका सम तो स्टोर किया हुआ है, अब मैं इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, इसका मैं लेफ्ट में स्टोर कर दूंगा, इसका राइट में कर दूंगा। अगेन जब इस पे आऊंगा तो इसका सम मैं लेफ्ट में स्टोर कर दूंगा, इसका राइट में कर दूंगा। तो अगर आप ये ट्री देखो ध्यान से तो वही चीज मैंने बोला है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिड है, मान लो ये कुछ भी मिड है, इन दोनों के बीच का मिडिल एलिमेंट को मैं मिड कह रहा हूं। तो इसका जो सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके, या ऊपर ये 0 हो सकता है यहाँ पे 0 हो, बट जब मैं यहाँ की बात करूंगा ना तो ये 0 नहीं होगा। तो ये इसको एज इट इज 0 डिफॉल्ट मत लेना। तो ये 0 से लेके मिड तक का सम स्टोर करेगा फॉर एग्जाम्पल।
और ये कहां से कहां तक करेगा, मिड से लेके आर तक का सम स्टोर करेगा। आर क्या है यहाँ पे, एन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एल और आर से मैं अगर रेफर करूं, अगेन अगर मैं एल और आर से रेफर करूं, तो अगर ये जो रूट नोड है, कोई भी नोड है, इसका अगर सेगमेंट क्या है, एल से लेके आर तक, तो इस ये सर्कल होता है। तो अगर मैं इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड की बात करूं, तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है ना, वो हमेशा कहां से कहां तक होगा, एल से लेके मिड तक। और राइट चाइल्ड में जो सम होगा वो कौन से सेगमेंट का होगा, मिड से लेके आर तक। तो एक बार ध्यान से देख लेना, यहाँ पे जो मिड है ना वो इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये मिड इसमें नहीं आता, इसमें आता है राइट में, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे आर आता ही नहीं है कहीं पे, और ये एल जो है ये इसमें आएगा। तो अब क्या मैं बोलने वाला था, ठीक है, एक सेकेंड, वापस उसी ट्री पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्री था। तो अगर मैं कुछ ऑब्जर्वेशन इस पे वापस से बनाऊं, तो हमें पता है कि ये जो रूट नोड है, रूट नोड क्या स्टोर कर रहा था, पूरे एरे के एलिमेंट्स का सम। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में मैंने आधे एलिमेंट्स का सम डाल दिया, राइट में आधे एलिमेंट्स का सम डाल दिया। अगेन मैं जिस किसी भी नोड पे हूं, किसी भी नोड पे हूं, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एंड उनका जो सम है वो दो पार्ट में डिवाइड करके, इसीलिए तो ये सम ऊपर बढ़ रहा था ना, जैसे 4+7 11 था, 4+7 क्या था, 11 था। तो ये क्यों है, क्योंकि मैंने 11 को ना, 11 ऐसा कोई सेगमेंट रहा होगा एरे में जिसका सम 11 था, तो मैंने उस सेगमेंट को दो पार्ट में काट दिया, एंड लेफ्ट पार्ट मैंने लेफ्ट चाइल्ड में डाल दिया, राइट पार्ट राइट चाइल्ड में डाल दिया। तो इन दोनों का जो सम है लेफ्ट और राइट चाइल्ड का, वही तो मेरा नोड का सम होगा ना। तो या तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंट्री, ऐसे सेगमेंट्री बनती है। सो दिस इज जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन, मैं इसको ऐसे विजुअलाइज कर रहा हूं। सेगमेंट्री इज नॉट स्टोर्ड एज ए ट्री इन द मेमोरी, इट इज स्टोर्ड एज एन एरे। तो यहां पर मैं इसकी इंडेक्सिंग भी करूंगा। इंडेक्सिंग कैसे होती है, देखो, इस जो रूट नोड होती है ना, इसको हम कहते हैं जीरोथ इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं, जीरोथ इंडेक्स। तो दिस इज जीरो इंडेक्स। अगेन जो ये वाला नोड है, इसको फर्स्ट इंडेक्स कहेंगे, इसको सेकंड इंडेक्स कहेंगे। तो मैं सबकी इंडेक्सिंग अगर करूं, तो ये 0 1, मैं एक बार क्लीन ट्री बना लेता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे। वही वाला ट्री बना लेता हूं वापस से, 26। ठीक है, तो हमारे पास ये एक सेगमेंट्री दिया हुआ है, ठीक है। अब हम कुछ और ऑब्जर्वेशन कैसे बनाएंगे। हमारे पास ये सेगमेंट्री दिया है, हमें पता है कि इस सेगमेंट्री में ना कुछ सेगमेंट्स के सम ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। जैसे अगर मैंने पूछा कि बताओ जीरो से लेके इस एरे को भी लिख लेते हैं, 3 1 2 5 6 4 3 एंड 2, और इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मैंने क्या बोला कि बताओ मुझे जीरो से लेके एन तक का सम क्या है। तो 0 से n तक का सम मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि रूट नोड में होगा, दैट इज 26। ऐसे अगर मैंने बोला कि बताओ 0 से लेके 3 तक का सम क्या है, या 0 से लेके 4 तक का सम क्या है, तो मैंने डायरेक्ट बोला कि ये जो 11 है ना, ये 0 से 4 तक का सम है। तो अगर मुझे जनरल एक इंडेक्स, मुझे पता है कि ये देखो, ये सारे नोड्स जो है ना, किसी किसी सेगमेंट का सम स्टोर ऑलरेडी कर रहे हैं, बट सबका तो नहीं कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 3 से 4 तक का सम बताओ, तो मुझे पता है ये यहीं पे डिवाइड हो गया था, तो इन दोनों का सम एक साथ तो कहीं स्टोर हो ही नहीं सकता। तो इस 3+4 का सम मुझे निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग सम टेक्निक। तो कोई नॉर्मल अगर एल और आर दे दिया मुझे, जो इस इन नोड्स पे नहीं है, उसको मैं कैसे निकालूंगा, ये मैं भी डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले मैं इस ट्री की इंडेक्सिंग करूंगा। इंडेक्सिंग कैसे होती है ट्री की, हमेशा ना जो रूट नोड होता है, जो रूट नोड होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स का सम होता है, वो जीरो इंडेक्स पे कहलाता है। अगेन मैं जब जैसे से नीचे पढ़ूंगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये ऐसे इंडेक्सिंग होगी। अगर अब देखो,
ये जो साइज है सेगमेंट्री, अब देखो मैं इसको एक नॉर्मल एरे में स्टोर करूंगा तो जो हमारा सेगमेंट्री है वो ऐसे स्टोर होगा, और एक्चुअली में ऐसे स्टोर होगा 26, 11, 15। मैं देखो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, ये चीज अगर समझ आ गई ना तो सेगमेंट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सेगमेंट्री है ना इसको एक एरे में डाल रहे हैं हम, और हम अभी डिस्कस करेंगे कि सेगमेंट्री में एरे में एलिमेंट्स आएंगे कैसे, ये फॉर्म कैसे होगा, उसकी चिंता मत करो। पहले सोचो कि इस सेगमेंट्री को एक एरे में डालेंगे तो ये ऐसे बनने वाला है 15, देन 4, 7, 10, 5, 3, ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा 1, 2, 5, 6, 4, 3 एंड 2। तो ये जो सेगमेंट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना इतनी कब से, ये एक्चुअली में यही है, ये एक एरे है जनरल, एक लीनियर एरे है जिसकी इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो इसकी ये 14 साइज का एक एरे बना है हमारे पास, ठीक है, जो एक सेगमेंट्री को डिनोट करेगा। अब अगर n साइज का एरे है ना तो हमेशा 4n साइज का सेगमेंट्री एट मैक्स बन सकता है, इससे ज्यादा कभी नहीं बनेगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे n का साइज क्या है, 8 है, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 14 का। तो यहाँ तो 8 इंटू 2 मतलब 2n से भी कम है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। देखो कुछ केसेस में होता है कि 2n से भी बड़ा सेगमेंट्री बन जाता है, तो आप हमेशा 4n लेके चलना सेगमेंट्री का साइज। अब एक चीज और डिस्कस करेंगे कि मान लो, इसी पे मैं डिस्कस करूंगा, अगर ये मान लो हमारा नोड था, ये मान लो कोई एक्स नोड है, तो इसका जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, अगर मैं इसका जो सेगमेंट है वो हमेशा क्या होता है, 0 से लेके एन तक। तो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना ट्रेवर्सल, मान लो वो नोड से कर रहा हूँ, रूट नोड से, तो इसका जो नोड होगा उसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, उसका सेगमेंट होगा कुछ, वो सेगमेंट क्या है, 0 से लेके एन तक। अब क्या मैं इस नोड को यूज करके क्या मैं लेफ्ट और राइट चाइल्ड का नोड नंबर और उस सेगमेंट का जो लेंथ है या जो उस सेगमेंट का पार्ट है, क्या मैं वो निकाल सकता हूं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास ये नोड है एक्स, इसका कुछ सेगमेंट है मुझे पता है, वो मान लो ये एक्स नोड है, एंड इसका जो सेगमेंट है वो एल एक्स से लेके आर एक्स तक है। तो क्या मैं इस नोड को यूज करके उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का नोड नंबर मींस कि उसके उसका इंडेक्स, फॉर एग्जांपल इसका इंडेक्स 0 था, तो क्या मैं इस 0 को यूज करके इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का इंडेक्स निकाल सकता हूं? जी हाँ निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? देखो, अगर कोई भी नोड एक्स है मान लो, और उसका जो सेगमेंट है वो क्या है, एल एक्स से लेके आर एक्स, तो जो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा और राइट चाइल्ड होगा वो हमेशा 2x+1 और 2x+2 पे होगा। तो अगर मैं किसी भी नोड पे हूं और उसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाना है तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड का नोड नंबर होगा वो हमेशा 2x+1 होगा, और हमेशा जो राइट चाइल्ड का नोड होगा वो क्या होगा, 2x+2। अगेन, क्या मैं इसका सेगमेंट निकाल सकता हूँ? जी हाँ निकाल। कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, मुझे पता था कि कोई भी नोड पे हूं तो मैं उसको लेफ्ट, उस सेगमेंट को, जो भी वो सेगमेंट रहा होगा, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था मैंने। तो यहाँ पे मैं दो पार्ट को डिवाइड करने के लिए पहले इसके मिडिल पे जाऊंगा, तो मैंने मिड निकाल लिया, क्या होगा, एल एक्स प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई 2। मैंने इसका मिडिल निकाल लिया। अब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, कैसे किया, एल एक्स से लेके जो मिड तक है उसको मैंने लेफ्ट में डाल दिया, अगेन राइट में क्या डाला, मिड से लेके आर एक्स तक। तो अगर ये बात समझ आ रही होगी कि मैं किसी नोड पर हूं तो मैं उसके लेफ्ट और राइट में कैसे जा सकता हूं, ठीक है। तो अगर वापस से आए, जस्ट ऐसे, तो वापस से अगर आए तो ये एरे था हमारा, अगर मान लो मैं इस नोड पे हूं और मुझे इसके लेफ्ट और राइट साइड का सम चाहिए, तो मैं 26 पे हूं, 0 इंडेक्स पे, तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 0+1 और 2 इंटू 0+2, तो ये क्या होता है, 1 और 2। तो 1 और 2 क्या है, ये 11 और 15 क्या है, इसके दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड है। ऐसे अगर मैं 11 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड पे जाना चाहूं तो कैसे निकलेगा, 2 इंटू 1+1 एंड 2 इंटू 1+2, तो कितना होता है, 3 एंड 2 इंटू 1+1 इज 3 एंड 2 इंटू 1+2 इज 4। तो मैं 3 और 4 पे जाऊंगा, 3 और 4 कहाँ है, 4 और 7। तो आप देख सकते होगे कि किसी भी नोड पे हूं तो उसका जो लेफ्ट है वो यहाँ पे 2x+1 और राइट 2x+2, और सिमिलरली मैं उसका सेगमेंट तक निकाल सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, अभी जो मैं आगे डिस्कस करूंगा ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है। तो आते हैं अब, ठीक है, अब मेन चीज पर आते हैं कि हमें कुछ कंडीशंस है कैसे, अब हमें पता है कि हमें कोई नॉर्मल रेंज दी हुई है एल से आर तक, मुझे इसका सम निकालना है यूजिंग सेगमेंट्री। तो मेरे पास जो सेगमेंट्री था वो दिया हुआ है, मान लो मैंने बना लिया कैसे भी, अभी मैं डिस्कस करूंगा कैसे बनेगा।
और मुझे इस सेगमेंट का लेंथ, उस सेगमेंट का सम चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, देखो मान लो मैं किसी नोड एक्स पे हूं, मान लो मैं किसी नोड एक्स पे हूं, ठीक है। तो इस एक्स का कोई सेगमेंट होगा, उसको मैं कैसे कंसीडर कर रहा हूं, मान लो वो एल एक्स से लेके आर एक्स तक, ये इस एक्स नोड का सेगमेंट है, एल एक्स से लेके आर एक्स तक, और मुझे एल से आर तक का सम चाहिए, ठीक है। हमेशा मैं जो ट्रैवर्सल करता हूं ना किसी भी चीज का, वो जीरोथ नोड से करता हूं, तो ये हमेशा जीरो होता है स्टार्टिंग में। जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं एक्स की जगह जीरो पास कर दूंगा, एंड मैं एल एक्स और आर एक्स की जगह इस जीरो नोड का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो क्या होता है, जीरो से लेके एन। तो ये जो एल एक्स आर एक्स और एक्स की डिफॉल्ट वैल्यूज ये होती हैं व्हेन वी आर मेकिंग ए फंक्शन कॉल। तो ये इसका ये वो होता है कि मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्यों यूज हो रहा है ये। अगेन मैं वापस आता हूं, मुझे एल से आर तक का सम चाहिए, तो एल से आर तक के सम के लिए मैंने यहां से ट्रैवर्सल स्टार्ट करा। तो मैं किसी नोड पे हूं अभी, ठीक है, किसी नोड पे हूं, एल एक्स और आर एक्स तक उसका सेगमेंट है। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि क्या ये एल से आर जो है, एल एक्स से आर एक्स सॉरी, क्या ये हमारे यूज का है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस ट्री के अंदर मान लो मुझे यहां से यहां तक का सम चाहिए था, कहां से कहां तक का, 2 5 6 और 4, डेट मीन्स कि मुझे, हमारे पास एरे क्या दिया हुआ था, तो इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3, तो मुझे 2 से लेके 5 तक का सम चाहिए था। तो मुझे यहां तक का सम चाहिए, तो मैं अगर किसी नोड पे हूं, मान लो इसी नोड पे था मैं, तो मुझे पता होना चाहिए क्या ये नोड हमारे काम का है या नहीं है। तो क्या मैं इस सम को अपने आंसर में लूंगा या नहीं लूंगा, अगर मुझे इसका सम चाहिए तो क्या मैं इसको आंसर में लूंगा नहीं लूंगा, मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये जो सम है ना, ये इनको कवर तो कर रहा है बट कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा। मींस कि हमारा जो ये 26 है इसमें एक्स्ट्रा सम्स भी हैं, तो इसलिए मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। अगेन मैं लेफ्ट पे आया और राइट पे आया, मैंने लेफ्ट वाले को चेक किया, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, इसको भी छोड़ दिया। मैंने इसको चेक किया, इसको नहीं ले सकता हूँ, मुझे यहीं तक का सम चाहिए, ठीक है, 3 भी नहीं चाहिए, यहीं तक का चाहिए, मान लो इतना चाहिए। अगेन मैं इस पे आया, मैंने चेक किया, क्या इसको ले सकता हूँ, बताओ ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, इसे भी छोड़ दिया। इसे ले सकता हूँ, हाँ इसे ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि ये जो 2 और 5 का सम है ये 7 में स्टोर्ड है। तो अगर मुझे हायर लेवल पे पता चल जाए कि मैं अब इस करंट नोड का सम ले सकता हूं आंसर में, तो मुझे उसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि ये जो सम है ना 7, ये आधा सम तो मुझे मिल गया ऑलरेडी, तो मुझे अब इसके नीचे, इस लेवल के नीचे आने की जरूरत नहीं है। मैं रिकर्जन को यहीं पे स्टॉप कर दूंगा और मैं वापस रिटर्न हो जाऊंगा। ऐसे ही मैं 10 पे आया, मैंने 10 पे देखा कि हाँ ये सम जो है ना ये कवर हो रही है, मैंने इसको भी लिया और मैंने रिकर्जन को स्टॉप कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे तो फेल हो ही गया था, यहाँ पे भी फेल हो जाएगा। तो कौन कौन से कंडीशंस हैं जो आएंगे किसी भी सेगमेंट को डिसाइड करने के लिए कि वो इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो तीन कंडीशंस होते हैं बेसिकली, तो तीनों कंडीशंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कि मान लो मैं किसी एक्स नोड पे हूं जिसका सेगमेंट क्या है, एल एक्स से लेके आर एक्स तक। तो मान लो ये सेगमेंट है एल एक्स और आर एक्स, और मुझे एल से आर तक का सम चाहिए। तो हो सकता है ये एल और आर इससे ओवरलैप करे, या तो इसके अंदर हो या तो कंप्लीटली इसके बाहर हो। तो तीन कंडीशंस होते हैं बेसिकली। अगर एल और आर इसके कंप्लीटली बाहर है, मान लो एल और आर यहां है, तो इस रेंज को या इस नोड के जो सम को मुझे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, कंप्लीटली ये आउटसाइड है मेरे रिक्वायर्ड रेंज के, तो मैं इसे एक्सक्लूड करके अपने रिकर्जन को यहाँ पे, मतलब मुझे कुछ करना नहीं है यहाँ पे, आउटसाइड है, मुझे ये जो समय किसी काम का नहीं है। तो अगेन सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो एलएक्स से लेके आरएक्स था ये यहां से आता, और जो हमारा एल से आता, जो हमारा रिक्वायर्ड था, ये पूरे को ओवरलैप कर रहा है। इट मींस कि ये जो एलएक्स और आरएक्स का जो करंट नोड एक्स है, इसका सम हमारे काम का है, तो मैं इस सम को ऐड कर लूंगा और अपने रिकर्जन से रिटर्न कर लूंगा। तो ये इन पे और इन पे बाद में वो रिकर्जन रिटर्न जब हो जाएगा इसका आंसर लेकर, तो हमारा ये और ये बट वापस से कॉल होगा, ठीक है। अभी सोचने की ज्यादा की जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ कंडीशंस बता रहा हूँ। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा कि मतलब ये हो कैसे रही है चीजें, इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। थर्ड, कि मान लो एलएक्स से आरएक्स यहां से यहां तक है, और जो हमारा रेंज है जिसका हमको सम चाहिए वो ऐसा कुछ है, या तो ऐसा कुछ हो सकता है या तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो या तो वो उसका एक बाउंड्री या ओवरलैप हो रही हो चीजें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारा एलएक्स और आरएक्स आधे आधे ओवरलैप हो रहे हो, तो मैं इस केस में क्या करूंगा, मैं और डीपर जाऊंगा।
यहाँ पे मैं और डीपर जाऊंगा, क्यों जा रहा हूं, देखो मुझे इस, अब देखो यहाँ पे इसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 26 था, तो मुझे पता है कि ये जो रेंज है ना, ये इससे आधी ओवरलैप हो रही है, क्योंकि ये मान लो ये एलसीआर था, तो मुझे यहां से यहां तक का, जस्ट ए मिनट सॉरी, इमेजिन करो मैं यहाँ पे हूं या यहाँ पर हूं, तो अगर यहाँ पर हूं तो इसका जो रेंज है वो क्या होगा, 0 से लेके 3 तक। मुझे रेंज क्या चाहिए, सम क्या चाहिए, 3 से लेके 5 तक। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये ना तो इसके कंप्लीटली इनसाइड है, ना कंप्लीटली आउटसाइड है, इसके बीच में कहीं आ रहा है। तो ये जो 2 है, ये इसके बीच में कहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। तो मुझे इस सम को लेने की जरूरत नहीं है, मुझे और डीपर जाना पड़ेगा। मुझे इस नोड और इस नोड को चेक करना पड़ेगा। तो मैं इस नोड पे जब आया, तब मैंने देखा कि ये जो दोनों नोड्स हैं, ये कंप्लीटली इनसाइड है, तो मैंने इन दोनों का सम ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि मैं ये 3 कंडीशन जनरेट कैसे कर रहा हूं। तो यहाँ पे पहला कंडीशन था कि कंप्लीटली आउटसाइड हो, तो मैं इसको लूंगा ही नहीं। अगेन, अगर इनसाइड हो, कंप्लीटली इनसाइड हो, तो मैं इस सम को लेकर रिटर्न कर जाऊंगा। अगेन, अगर ओवरलैप हो रही होगी एक साइड से, तो इस केस में दिक्कत है, और यहीं से मेन कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है। ठीक है, जब इस केस में मुझे बस डीपर जाना पड़ता है। इस केस में मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, रिटर्न कर जाना है, कुछ नहीं लेना है यहां से। इस केस में मुझे ये जो भी सम है या सेगमेंट ट्री ऑफ एक्स में स्टोर्ड होगा, ये लेके रिटर्न कर जाना है। इस केस में मुझे और डीपर जाना है, तो इस केस में ही मैं मिडिल निकालता हूं। अगेन, मैं ये मिडिल निकालता हूं, मिडिल से मैं चेक करता हूं क्या ये इधर जाना है या इधर जाना है, दोनों साइड जाना है, तो मैं दोनों साइड चला जाता हूं। अगेन, तो या सो दिस आर द 3 कंडीशंस व्हिच वी हैव टू मेंटेन। अब देखो, इस और इस केस में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस केस की बात करूं, तो एक बात अगर आप ऑब्जर्व करो ना, इसमें ऑब्जर्व करो इस ट्री में, तो कोई भी लेवल, अगर किसी लेवल की बात करो, तो किसी लेवल पे अगर 2 अलग अलग नोड्स उठाओगे ना, तो उसमें कोई भी रेंज इंटरसेक्ट नहीं हो रही होगी। जैसे इस रेंज की बात करो ना, तो इस ये जो नोड है, ये इस नोड के इंडिपेंडेंट है, मतलब इस नोड का जो रेंज है, वो इस नोड पे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा या ओवरलैप नहीं करेगा। तो किसी भी लेवल पे कोई ऐसे 2 नोड्स नहीं होंगे जिनके बीच एक पॉइंट हो जो कॉमन हो। कोई भी नोड उठा लो, क्योंकि मैंने डिवाइड करते हुए गया हूं मैं, तो कोई भी सारे नोड्स किसी भी लेवल पे डिसजॉइंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाली जो थर्ड कंडीशन है, ये वाली जो थर्ड कंडीशन है, इस केस में मैक्सिमम ऐसे कितने कंडीशंस अराइज हो सकते हैं एक लेवल पे, एक लेवल पे एटमोस्ट 2 नोड्स ऐसे हो सकते हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। तो हमारे पास जो सेगमेंट ट्री में नंबर ऑफ लेवल्स कितने होते हैं, लॉग है। तो कितने मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इस कंडीशन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 इंटू लॉग है। तो ये एटमोस्ट इतने टाइम्स होने वाला है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑप्टिमाइज ही रहती है। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें डिस्कस करी। अब पॉइंट ये है कि एक एग्जांपल से अगर मैं इस कंडीशंस को दिखाना चाहूं कि कैसे हो रही हैं चीजें, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक एरे है, मैं एक एरे को एग्जांपल में ले रहा हूं। एक एरे है 3 1 2 5 6 8 3 एंड 2। हमारे पास एक ये एरे है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका सेगमेंट ट्री बनाया, मुझे नहीं पता कैसे बनता है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है मुझे, बस मैंने उसको दिमाग में सोच लिया। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो ये सारे लीफ नोड्स हो गए। अब मुझे इन सबका सम लेते हुए ऊपर जाना है, तो ये 4 हो गया, या 7 हो गया, ये 14 हो गया, अगेन ये 5 हो गया। मैंने इन दोनों का सम लिया, ये 11 हो गया, इन दोनों का सम लिया, ये क्या हो गया, 19। मैंने इसका और इसका सम लिया, कितना हो गया, 30 हो गया। तो मैंने ये सेगमेंट्री बनाया, और मुझे मान लो मैं अब वो सारी कंडीशंस बताने वाला हूं कि कैसे यहाँ पे अराइज होंगे रियल एग्जांपल में। तो मान लो कि मुझे कहां से कहां तक का सम चाहिए, यहां से लेकर ओके, सो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक का मुझे सम लेना है। तो अगर मुझे यहां से यहां तक का सम लेना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से स्टार्ट करने वाला हूं। तो मैंने यहां से स्टार्ट करा, और मैंने क्या चेक किया, मुझे और डीपर जाना पड़ेगा। मैं यहां और यहां आया, मुझे चेक करा क्या ये कंप्लीटली आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो मुझे और अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं एक बार कि यहां से यहां तक के सम में कौन कौन से नोड्स हैं जो ऐड होने वाले हैं, तो ये होने वाले हैं। देखो, जितने ऊपर लेवल पे हमारा नोड मैच कर जाएगा ना,
उतना ही हमारे लिए फायदा है, हमें डीपर में नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो मुझे 7 पे ये वाला पार्ट का सम मिल गया और ये कंप्लीटली इनसाइड आ रहा है तो मैंने इसका सम ले लिया। लेकिन जब मैं यहां पर हूं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर हूं तो इसका सम कहां से कहां तक का है, 0 से लेके 5 तक है, सॉरी 0 से लेके 4 तक है, तो इस 4 को इंक्लूड नहीं करते, तो 0 1 2 3, तो यहां से यहां तक का सम है। तो मैंने देखा ये थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन मतलब ये 0 से 4 तक का सम था। अगेन मुझे सम कहां से कहां चाहिए, 1 से लेके कहीं तक भी चाहिए आगे। तो ये देखो बीच में स्टार्ट हो रहा है और खत्म नहीं हो रहा बीच में, अंदर ही, तो बाहर चला जा रहा है, तो ये थर्ड कंडीशन है। तो इस केस में मुझे और डीपर जाना पड़ता है, तो मैं डीपर पे आया, यहां पर आया, फिर इधर यहां पर आया, तो यहां पर आके तो सही है, ये नोड पूरा ऐड हो गया क्योंकि ये अंदर है पूरे, तो ये ऐड हो गया। बट जब यहां पर हूं तो अगेन ये थर्ड कंडीशन अराइज हो गई। क्यों अराइज हो गई, क्योंकि अगेन मुझे सम तो 1 से स्टार्ट करनी है, बट ये 0 से लेके 1 तक का सम है, तो बीच में स्टार्ट हो रहा है कहीं, तो वापस मुझे और डीपर जाना पड़ा। जब मैं इधर गया तो मैंने देखा ये कंप्लीटली आउटसाइड है, तो ये फर्स्ट कंडीशन अराइज हो गई। कंप्लीटली आउटसाइड है तो मैंने इसको तो लिया ही नहीं और रिटर्न कर गया। राइट में जब गया तो मैंने देखा ये कंप्लीटली इनसाइड है, जब कंप्लीटली इनसाइड है तो मैंने इस नोड को कंसीडर करा। ठीक है, तो एक तो ये वाली नोड ऐड हो गई हमारे आंसर में, एक तो ये वाली नोड ऐड हो गई, एक तो ये वाली नोड ऐड हो गई। ऐसे ही जब मैं राइट में जा रहा हूं तो मैंने यहां चेक करा, फिर देखा कि ये तो यार कंप्लीटली इनसाइड भी नहीं है, कंप्लीटली आउटसाइड भी नहीं है, तो मतलब क्या है, थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन मतलब देखो, इसके खत्म होने से या ये इसकी जो रेंज है वो यहां से यहां तक होगी, ये जो 99 चारों का सम है, बट मुझे यहीं तक चाहिए, तो ये कंप्लीटली इधर लेफ्ट हैंड साइड में और ओवरलैप कर रहा है, तो मुझे और डीपर जाना है। यहां पर आ रहा है और यहां पर आया, तो जब मैं इस पे आया हूं तो मैंने देखा ये कंप्लीटली इनसाइड है। क्यों, क्योंकि इसका सम यहां से लेके यहां तक है, तो मैंने ये सम ले लिया और रिटर्न कर गया, मुझे और नीचे आने की जरूरत नहीं है। जब मैं यहां पे आया, जब मैं यहां पर आया तो मैंने क्या देखा, जब मैं यहां पर एक सेकंड यार, हाँ, जब यहां पर आया तो ये 5 देखा, वापस से ये राइट में ओवरलैप हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो 5 है ये कंप्लीट कवर नहीं हो रहा, ये 3 चाहिए मुझे, 2 नहीं चाहिए, तो मुझे और डीपर आना पड़ा। अगेन जब मैं 3 पे आया तो देखा कंप्लीटली इनसाइड है, तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया। तो ये तीनों कंडीशंस को मैं कैसे कैसे डिनोट कर रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन जब कंप्लीटली इनसाइड हो, वो ऐसी कंडीशन कौन सी है, ये वाली, ये वाला नोड ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया। तो कंप्लीटली इनसाइड तब होगा ना जब हम उस नोड को ले रहे हैं, मतलब सम में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब कंप्लीटली आउटसाइड हो। कंप्लीटली आउटसाइड मतलब कि जैसे ये वाला नोड है तो ये नोड तो आएगा ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है, कहीं पर भी नहीं आएगा। अगेन ये वाला नोड है, ये कहीं पर भी नहीं आएगा बीच में। तो ऐसे नोड्स जिनका कहीं ओवरलैप ही नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं, उसको मैं कंडीशंस पहली बोलो दूसरी बोलो यार। थर्ड नंबर पे जो कंडीशन थी वो क्या थी, कि जब लेफ्ट या राइट में ओवरलैप हो रहा हो, कट कर रहा हो, बट कंप्लीटली ना तो इनसाइड हो, कंप्लीटली ना तो आउटसाइड हो, तो उस केस में ये थर्ड कंडीशन थी। और थर्ड कंडीशन में मुझे और डीपर जाना पड़ रहा था देखने के लिए कि जो हमारा आंसर है ना रिक्वायर्ड, वो किधर है, लेफ्ट में है या राइट में। तो या दिस इज ऑल अबाउट सेगमेंटिंग, ऐसे ये वर्क करता है। और ये तीन कंडीशंस अराइज होती हैं जब भी मैं किसी सेगमेंट में सम कैलकुलेट करता हूं। तो ये तो बात हो गई, ठीक है। और एक बात बताऊं, जो ये सम वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, सिमिलर कंसेप्ट यूज होता है इन बिल्डिंग द सेगमेंटरी। तो सबसे पहला काम, अगर मुझे जस्ट अ मिनट यार, ये क्या हो गया, सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे नॉर्मल क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, हमने डिस्कस करा सेगमेंट्री कैसे बनेगा और सेगमेंट्री में हम सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हमने तीन कंडीशंस देखी। और हमने ये भी देखा कि किसी नोड एक्स पे है तो लेफ्ट और राइट में जो नोड है वो उसका नंबर क्या होगा और उसका सेगमेंट क्या होगा। अब हम डिस्कस करेंगे वापस। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या था, हमारा प्रॉब्लम था कि हमारे पास एरे दिया हुआ था और उस एरे से हमें क्वेरीज दी हुई थी, और क्वेरीज में दो टाइप के क्वेरीज थे। पहला की अपडेट था और सेकंड क्या था, सम निकालना था किसी रेंज में। ठीक है, तो मुझे ये प्रॉब्लम दी हुई थी। अब मैंने इसके लिए सेगमेंटरी को यूज करने को कहा। अब सेगमेंटरी यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, बिल्ड द सेगमेंटरी। तो मुझे पहले तो सेगमेंटरी को बनाना है ना। बिल्ड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं,
जैसे ही मुझे अपडेट ऑपरेशन मिला तो मैं दो फंक्शन बनाऊंगा, एक तो अपडेट करने के लिए, तो अपडेट फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और जब मुझे सम चाहिए तो मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जो सम का होगा और जो सम फंक्शन स्टोर कर देगा। तो अब मैं कोड को डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और जो भी मैंने कंडीशंस बताए वो कैसे डायरेक्टली वहां पे यूज होंगे, वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो होप अभी यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही हैं तो आ जाएंगी अब धीरे धीरे जब हम कोड पे जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक्स कोड है। अगेन यहाँ पे मुझे एक एरे दिया होगा जिसको मैं इनपुट लूं, तो इंट एन। अगेन मैंने एरे का साइज इनपुट लिया। अगेन मैंने एरे को डिक्लेयर करा इंट ARR ऑफ एन, और मैंने एरे को इनपुट लिया। अगर आप मेरे साथ लिखोगे ना इस कोड को, तो आई एम श्योर डेट आपको सेगमेंट्री का कोड गीक्स फॉर गीक्स से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में आप सेगमेंट्री का कोड खुद से लिख पाओगे बिना देखे। तो यहाँ पे मैंने एरे को साइज डिक्लेयर करा एंड एरे को इनपुट लिया। अब मुझे क्या करना है, सेगमेंट्री को बिल्ड करना है। तो सेगमेंट्री को बिल्ड करने के लिए पहले मैंने बोला सेगमेंट्री इज नॉट ए ट्री, इट इज जस्ट एन विजुअलाइजेशन ऑफ ए ट्री, इट इज एन एरे। तो मैंने एक एरे डिक्लेयर करा, फॉर एग्जाम्पल उसका मैंने नाम क्या दिया, सेगमेंट्री, सेगमेंट ट्री। तो सेगमेंट ट्री का साइज हमेशा कितना लेते हैं, 4 इंटू साइज ऑफ द एरे। तो याद रख लो यार इस चीज को, अभी मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा कहोगे तो हमारे पास साइज जो होता है हमेशा 4n होता है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो हमारा साइज है ना एरे का वो एटमोस्ट 1E5 होगा या 10 की पावर 5 होगा। तो यहाँ पे मैंने मान लो खूब बड़ा सा एक ट्री डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो अब मैं सेगमेंट ट्री को बिल्ड करने वाला हूं। तो सेगमेंट ट्री को बिल्ड कैसे करते हैं, तो मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड बिल्ड। ठीक है, अब ध्यान देखो, अब ध्यान दो इस बात को कि जब हम सेगमेंट्री को बिल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास तीन वैल्यूज हर टाइम होनी चाहिए। कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए हर टाइम, एक तो होना चाहिए नोड, जिस नोड पे मैं हूं अभी करेंटली, जिसकी मैं एक्स से डिनोट कर रहा था। दूसरा और तीसरा क्या है कि उस एक्स नोड का कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या है, कि कौन से सेगमेंट पर मैं हूं अभी। तो मैंने एक्स को डिनोट करा नोड से कि मैं कौन से नोड पर हूं अभी, और मैंने एलएक्स और आरएक्स उस करंट नोड, उस एक्स नोड का रेंज डिफाइन करा, इंट एलएक्स और आरएक्स। मुझे पता चल गया कि जो एक्स नोड है अभी मैं एक्स नोड पे हूं, और मैंने बोला है कि जब मैं फंक्शन कॉल करता हूं तो हमेशा रूट से करता हूं। तो रूट में जो एक्स है वो क्या हो जाएगा 0, एलएक्स क्या हो जाएगा 0, आरएक्स क्या हो जाएगा एन। तो मैं हमेशा आरएक्स को एक्सक्लूड करके चल रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, फाइन। तो मैं यहाँ पे एरे को भी पास कर देता हूं क्योंकि मुझे उसकी भी जरूरत पड़ेगी इस बिल्ड फंक्शन में। अब देखो बिल्ड फंक्शन में एरे की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मैं जब लीफ पे पहुंच जाऊंगा, देखो ये हमेशा ना एक रिकर्सिव फंक्शन होती है। तो अगर आपको रिकर्जन थोड़ा बहुत पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से समझ आएगा। नहीं पता है तो ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल करेंगे बिल्ड को करने के लिए। यहाँ पे जो तीनों ऑपरेशंस है ना, पहला बिल्ड, दूसरा गेट सम और तीसरा अपडेट, ये तीनों ही एक रिकर्सिव कॉल पे काम करती है। तीनों पे ये रिकर्जन होता है, जिससे सेगमेंट्री अपडेट होती है, सेगमेंट्री से सम निकलता है और सेगमेंट्री बिल्ड होता है। तो यहाँ पे बिल्ड हो गया। बिल्ड की बेस कंडीशन क्या होती है, जब भी मैं रिकर्जन की बात करता हूं तो बिल्ड मतलब रिकर्जन की बात करता हूं तो उसमें एक बेस कंडीशन होनी चाहिए। तो ध्यान दोगे अगर, तो अगर मैं किसी इंटरनल नोड पे हूं तो इंटरनल नोड पे होने के पहले मुझे उसका लेफ्ट और उसका राइट नोड पता होना चाहिए, तभी तो मैं उसका सम स्टोर करूंगा ना। मान लो मैं किसी एक्स पे हूं तो मुझे 2x+1 और 2x+2 का सम पहले से पता होना चाहिए, तभी मैं उस एक्स पे उस 2x+1 और 2x+2 को ऐड करके डाल दूंगा। बट इसका मतलब क्या है कि उस लास्ट में मुझे लीफ नोड सबसे पहले स्टोर कराने हैं। तो मुझे लीफ नोड सबसे पहले इस सेगमेंटरी में स्टोर कराने हैं जहां पे भी वो होने होंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा जब मैंने इंडेक्सिंग करी थी तो वो लास्ट में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सिंगल एलिमेंट्स होते हैं सेगमेंटरी में। तो जब भी आर एक्स माइनस एल एक्स इक्वल्स इक्वल्स टू 1 हो जाता है, मतलब कि जब भी मैं सिंगल एलिमेंट पे आ गया हूं, मतलब मैं जो करंट रेंज है ना मेरी, इस एलएक्स और आरएक्स में मैं क्या स्टोर कर रहा हूं, रेंज स्टोर कर रहा हूं। तो जब भी मैं करंट रेंज पे हूं जिसका साइज 1 है, मतलब मैं अभी ऐसे सेगमेंट पे हूं जिसका साइज 1 है, मतलब उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो मैं जिस भी नोड पर हूं ना उसमें उस एलिमेंट को ही डाल दूंगा, क्योंकि मैं अब लीफ तक पहुंच गया हूं। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं आर एक्स पे हूं अभी, जरूरी नहीं है एलएक्स पे हूं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बस ये अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी टू डू, कि मैं चेक कर लेता हूं कि एलएक्स का जो साइज है, अगेन मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर ले लेता हूं जो साइज ऑफ एरे डिनोट करेगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूं कि अगर एलएक्स लेस देन एन है, मतलब कि जो मैं जिस भी नोड पे हूं एक्स नोड पे, उस पे जो रेंज है एलएक्स से आरएक्स
उसकी रेंज एक्चुअली में क्या है, एलएक्स से स्टार्ट होके एलएक्स तक ही है। ध्यान से समझना इस बात को। मैं अगर लास्ट नोड पे हूं, लीफ नोड पे हूं, तो लीफ नोड का जो रेंज है वो हमेशा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। ये आरएक्स क्या है एक्चुअली में, आरएक्स तो इंक्लूसिव ही नहीं है ना, तो एलएक्स इंक्लूसिव है, तो एलएक्स से लेके एलएक्स तक ही है। तो एलएक्स की वैल्यू अगर लेस देन एन है, दैट मींस कि मुझे उस एलिमेंट पे उस एरे को ही डालना है सेगमेंट ट्री के अंदर। तो मैं इस केस में सेगमेंट ट्री के अंदर सेगमेंट ट्री ऑफ एलएक्स के अंदर, अब मैं एलएक्स क्यों यूज कर रहा हूं, यहां मैं एलएक्स क्यों यूज कर रहा हूं, यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, देखो एलएक्स क्या है, रेंज है, एलएक्स इज रेंज। तो रेंज तो एरे में जो होगी वही ओरिजिनल में भी होगी, सेगमेंट ट्री के अंदर जो रेंज है वही ओरिजिनल एरे में भी होगी। तो अगर मैं मान लो लीफ नोड पे हूं जहां पे जो रेंज है वो 0 से 1 है, तो 0 से 1 मतलब 0 से 0। तो ये जो 0 है इसको मैं एरे के इंडेक्सिंग से कंपेयर कर रहा हूं कि वो जो एलिमेंट है उसका साइज 1 है, उस सेगमेंट का साइज क्या है, 1 है। तो वो जो एरे में है उस एरे के इंडेक्स पे ही तो वो एलिमेंट रहा होगा ना। तो इस सेगमेंट ट्री में तो एक्स आएगा, मतलब कि मैं जिस भी नोड पे हूं सेगमेंट ट्री के अंदर, उस नोड पे मैं उस एलिमेंट को डाल दूंगा जिसका साइज 1 था, मतलब ए ऑफ एल एक्स। तो मैं ए ऑफ एल एक्स डाल दूंगा। बात आ रही है समझ में। मैं जिस भी नोड पे हूं, अगर मैं उस लीफ नोड पे हूं, अगर मैं लीफ नोड पे हूं, दैट मींस कि जो भी एलिमेंट है उस रेंज में, रेंज मतलब एलएक्स से एलएक्स, तो रेंज ही तो एरे के इंडेक्सिंग भी डिफाइन करेगी। तो ए ऑफ एलएक्स में मैं क्या डाल दूंगा, सेगमेंट ऑफ ट्री करेंट नोड में उस एलिमेंट को डाल दूंगा। अगेन मैंने जब लीफ नोड पे का काम कर लिया तो मैं रिटर्न कर दूंगा। और मैंने जैसे बोला कि मुझे एक्स नोड का अगर आंसर चाहिए तो मुझे उसके लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर पहले से पता होना चाहिए। तो यार लेफ्ट और राइट तो लास्ट में, एट द लास्ट जो लीफ नोड है उसी का होने वाला है ना। तो हमेशा यार सेगमेंटरी में सबसे पहले जो लीफ नोड्स होते हैं वो फिल होते हैं। तो ये रिकर्सिव फंक्शन तब तक चलेगी ना जब तक मैं लीफ नोड तक ना पहुंच जाऊं। और वंस द लीफ नोड्स आर कंप्लीटली फिल्ड, वी कीप ऑन एडिंग द राइट चाइल्ड एंड लेफ्ट चाइल्ड एंड अपडेट आवर इंटरनल नोड्स। तो मैं यहाँ पे इंटरनल नोड्स को अपडेट करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो आपको पता होगी बेस कंडीशन पहले रीच होती है, वहीं पे एक्चुअली में काम हो रहा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस एलएक्स और आरएक्स, अब मेरे पास नोड है एक्स जिसका रेंज है एलएक्स से आरएक्स, तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि मैं मिड निकालूंगा, इन दोनों का मिड निकालूंगा। तो इंट मिड इक्वल्स टू एलएक्स प्लस आरएक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2 को मैं ऐसे लेफ्ट शिफ्ट 1 भी लिख सकता हूं, दिस इज कंपैरेटिवली फास्टर ऑपरेशन। तो राइट शिफ्ट 1 मींस डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे हम डिवाइड बाई 2, और डिवाइड ऑपरेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन जनरली, सॉरी डिवाइड ऑपरेशन और मॉड्यूलो ऑपरेशन जनरली स्लोअर होते हैं, तो हम बिट मैनिपुलेशन यूज कर सकते हैं फॉर डिवाइडिंग बाई 2। अगेन मैंने जब मिड निकाल लिया तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड का आंसर निकालूंगा। जब मैं किसी भी नोड पे हूं तो मुझे उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड का आंसर पहले से पता होना चाहिए। तो मैं पहले आंसर निकालूंगा, उसके बाद में उस एक्स नोड को अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, बिल्ड। बिल्ड मतलब क्या कर रहा है, बिल्ड क्या कर रहा है, सेगमेंटर को बिल्ड कर रहा है। तो मैं लेफ्ट के लिए बिल्ड करूंगा, राइट के लिए बिल्ड करूंगा, और जब लेफ्ट और राइट दोनों बिल्ड हो जाएगा ना, तब मैं उस एक्स को अपडेट कर दूंगा। तो लेफ्ट को बिल्ड करने के लिए एरे तो एज इट इज रहेगा, एन तो एज इट इज रहेगा। अगेन यहाँ पे एक्स क्या होने वाला है, अगर मैं नोड एक्स पे हूं तो उसके जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका जो नंबर है वो क्या होने वाला है, 2x+1। मैंने पहले भी बताया था 2x+1, तो इस चीज को वापस से डिस्कस नहीं करूंगा। अगेन एक्स मैंने नोड नंबर डिफाइन कर दिया। रेंज जो है लेफ्ट वाले की वो कहां से कहां होगी, एलएक्स से लेके मिड -1 तक। तो मैं मिड को तो इंक्लूड कभी नहीं करता रेंज में, तो एलएक्स से लेके मिड तक लिख दिया। ये बात आई समझ में। ऐसे ही मैं राइट को भी बिल्ड करूंगा, राइट को बिल्ड करने के लिए मैं बिल्ड कॉल करूंगा, ए और एन एज इट इज रहेंगे। अगेन राइट वाले का जो नंबर है वो क्या होगा, 2 × x+2। अगेन मेरा जो राइट वाला है उसका सेगमेंट क्या होगा, मिड से लेके आर एक्स तक। यहां पे मैंने लेफ्ट और राइट दोनों को बिल्ड कर दिया। जब मैंने लेफ्ट और राइट को दोनों बिल्ड कर दिया तो मतलब है ना कि जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है उसका सम जो है, उन सेगमेंट्स का जो सम है वो स्टोर हो गया जाके। वो कैसे हुआ, दिस इज जस्ट ए मैजिक। ओके, तो यहाँ पे जो सेगमेंट ट्री में एक्चुअली में मान लो ये लीफ नोड्स फिल हो गए, जैसे ही पहले दो लीफ नोड्स फिल हुए होंगे तो उसके जस्ट ऊपर वाला जो नोड होगा उन दोनों का सम वही तो स्टोर करेगा। तो मान लो यहाँ पे दोनों ये लीफ नोड्स थे, मैंने ये लीफ नोड्स रिस्टोर कर दिया, लीफ नोड 1 और लीफ नोड 2। तो जब ये दोनों स्टोर हो जाएंगे तो ये कहां पर होंगे, सेगमेंट ट्री ऑफ 2x+1 में और सेगमेंट ट्री ऑफ 2x+2 में, क्योंकि मैं हमेशा x को यूज कर रहा हूं ना, सेगमेंट ट्री की इंडेक्सिंग x से हो रही है। सेगमेंट ट्री की इंडेक्सिंग कहां हो रही है,
एक्स से हो रही है, और एरे के इंडेक्सिंग में एलएक्स ले रहा हूं। एलएक्स मतलब कि मैं उस लास्ट रेंज पर हूं, और जब भी एरे का साइज 1 है तभी मैं एलएक्स को एज ए एरे का इंडेक्स यूज कर पा रहा हूं, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। अगेन जब मैंने लेफ्ट और राइट दोनों बिल्ड कर लिया, तो मैं अब एक्चुअली में जो हायर लेवल या इंटरनल नोड्स है उससे बिल्ड करूंगा। तो उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ क्या लिखना है, सेगमेंट ट्री ऑफ एक्स। तो ये सेगमेंट ट्री ऑफ एक्स मींस इस एक्स पे इस 2x+1 और 2x+2 का सम ही तो होने वाला है, और वो दोनों मैं कर ही चुका हूं ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगा, सेगमेंट ट्री ऑफ 2x+1 प्लस सेगमेंट ट्री 2x+2। तो यहां पे बस ये हमारा काम हो गया, ठीक है। इसके बाद आई कैन जस्ट रिटर्न, तो ये मेरा बिल्ड कर देगा पूरे सेगमेंट को। मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूं, जैसे ही मेरा एरे का साइज, जैसे ही मेरे सेगमेंट का साइज 1 हुआ, तो मतलब मैं लीफ नोड पे हूं, और जैसे ही मैं लीफ नोड पे हूं, तो मैं उस एलिमेंट को एज इट इज डाल सकता हूं सेगमेंट के अंदर। तो जो भी नोड होगा करेंटली वो लीफ नोड ही होगा। ये एक्स जो है ना, किसी भी लीफ नोड का इंडेक्स रहा होगा, और वो जिस सेगमेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एलएक्स से लेके एलएक्स तक, उस एलिमेंट को मैंने एज इट इज डाल दिया। उसके बाद, और मैंने ऐसा किया क्यों है, देखो, मान लो मुझे किसी नोड एक्स पे हूं, तो मुझे एक्स के नोड पे होने के पहले मुझे उसके लेफ्ट चाइल्ड और उसके राइट चाइल्ड का सम पहले से चाहिए। तभी तो मैं इन दोनों को ऐड करके, उन दोनों को ऐड करके एक्स में डालूंगा। तो मुझे इन दोनों को पहले बिल्ड करना है। बिफोर बिल्डिंग एक्स वी हैव टू बिल्ड 2x+1 एंड 2x+2। तो मैंने ध्यान दिया होगा अगर आपने, तो मैंने हमेशा ट्री नीचे से ऊपर लिखा था। मैंने लीफ नोड लिखा था, उसके बाद सम लेता गया था। तो यहाँ पे ये जो बिल्ड फंक्शन है ऐसे ऐसे ही काम कर रहा है। सबसे पहले नीचे बिल्ड होगा, एंड अगेन ऊपर 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 सम होते चला जाएगा। ठीक है, फाइन। तो ये बिल्ड फंक्शन आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट, बिल्ड फंक्शन के बाद मुझे सम लेना है। ठीक है, अब इस सेगमेंट को अगर मुझे हाँ सम लेना है किसी रेंज एल से आर तक का, तो मैं फंक्शन कैसे लिखूंगा। तो देखो, सम लेना है तो वो हमेशा रिटर्न क्या करेगा, सम। तो मैं रिटर्न टाइप इंट इंट लेता हूं। अगेन गेट सम ले सकता हूं, नाम या सम ही ले सकता हूं। ठीक है, अब इसके पैरामीटर्स क्या क्या होने वाले हैं, देखो। जब मैं सम ले रहा था तो इसके पैरामीटर्स क्या क्या होने वाले हैं, अगर आपको याद हो कंडीशंस जिसकी मैं बात कर रहा था, उस कंडीशंस में मैंने एल और आर लिया था। जो मेरा सेगमेंट, रिक्वायर्ड सेगमेंट का लेंथ है, मतलब रिक्वायर्ड सेगमेंट एल से आर तक का सम जो चाहिए, वो एल और आर में था। और एक्स, एल एक्स और आर एक्स क्या था, करंट नोड और करंट नोड के सेगमेंट। तो यहाँ पे 5 पैरामीटर्स होते हैं, इंट एल और इंट आर। जो एल और आर मुझे बताएगा कि मुझे किस नोड का, मुझे किस सेगमेंट का सम चाहिए। और एक्स, एल एक्स और आर एक्स ये बताएंगे कि मैं किस नोड पे हूं और उस नोड का सेगमेंट क्या है। अगेन यहाँ पे मुझे एरे की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि अब मैं आंसर जो है वो सेगमेंट ट्री से डायरेक्ट निकाल रहा हूं। बट जब मैं बिल्ड कर रहा था, तो मैं बिल्ड तो एरे से ही कर रहा हूं ना, तो मुझे यहाँ पे एरे की जरूरत पड़ी थी एज ए पैरामीटर। बट यहाँ पे मुझे एरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मुझे तो सेगमेंट ट्री से ही आंसर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो, अब ये मैं 3 कंडीशंस लिखूंगा। पहला कंडीशन क्या था, कि जब कंप्लीटली आउटसाइड हो, एल एक्स आर एक्स अलग हो और एल और आर अलग हो, तो उस केस में जो कंडीशन है वो क्या होगी, मान लो इफ एल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। मतलब कि आर जो है, जो हमारा रेंज है, जो हमारा एंडिंग पॉइंट है करेंट हमारे सेगमेंट का, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है मेरा करंट नोड, तो ये यूजलेस है। या एल जो है वो लेस देन है आर एक्स के, सॉरी, एल जो है वो ग्रेटर देन होगा आर एक्स के। मतलब जो मेरा करंट सेगमेंट है, जो मुझे सेगमेंट चाहिए, उसका जो एंड पॉइंट है, ठीक है, उसका जो एंड पॉइंट है उसके बाद स्टार्ट हो रहा है मेरा जो रिक्वायर्ड सेगमेंट है उसका स्टार्टिंग। तो इस केस में ये पहली कंडीशन है जब मेरा कंप्लीटली आउटसाइड होगा। ठीक है, इसको अगर आप पेपर पेन पे बनाओगे ना, पेपर पेन से लिखोगे, आपको समझ आ जाएगा ये कंप्लीटली आउटसाइड में ऐसी कंडीशन क्यों आ रही है। तो जब कंप्लीटली आउटसाइड है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो यूजलेस है हमारे लिए। उसके, देखो, कंप्लीटली आउटसाइड का मतलब उस करंट नोड में जिन जिन का सम स्टोर्ड है, वो इंडेक्सेस आ ही नहीं रहे हमारे रिक्वायर्ड में। तो ये जो नोड है, इसके नीचे जितनी भी इसके सब ट्रीज हैं, ये यूजलेस है हमारे लिए। तो मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा, और रिटर्न में 0 रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि इस सेगमेंट में कुछ है ही नहीं हमारे लिए काम का। अगेन दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी जब कंप्लीटली इनसाइड हो। कंप्लीटली इनसाइड कब होगा, जब एल एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल होगा। मतलब जो मेरा एल और आर है वो लार्जर सेगमेंट है मान लो, और जो एल एक्स और आर एक्स है उनके बीच में कहीं आ रहा है। तो एल एक्स जो है वो एल के बाद स्टार्ट हो रहा है, और आर एक्स जो है वो आर के पहले खत्म हो जा रहा है। मीन कि आर एक्स इज एंड आर एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू आर। तो इस केस में जब
कंप्लीटली इनसाइड हो, एल और आर के कंप्लीटली इनसाइड हो एल एक्स और आर एक्स, तो इस केस में मैं पूरे सेगमेंट का सम लेके रिटर्न करूंगा। तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, सेगमेंट ट्री ऑफ एक्स। तो जो भी करंट नोड है वो क्या है, एक्स। तो उस एक्स पे जो भी नोड में वैल्यू स्टोर होगी वो मैं लेके रिटर्न कर जाऊंगा। अगेन ये दो कंडीशंस थी। तीसरी कंडीशन क्या थी, देखो सम जब निकाल रहे हैं ना तो तीनों कंडीशन लिखते हैं बस, तो अगर आपको याद होगा कंडीशन तो आप ये लिख लोगे। तीसरी कंडीशन क्या थी, जब वो ओवरलैप करे। तो अगर ये भी कंडीशन नहीं है, ये भी कंडीशन नहीं है, तो हमेशा थर्ड कंडीशन तो होगी ना। तो अगेन मैं यहाँ पे एलएक्स और आरएक्स को डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे डी पर जाना है। अब मुझे थर्ड कंडीशन में क्या करना था, डी पर जाना था, तो मैं डी पर जाने के लिए मिड निकालूंगा। मिड की वैल्यू क्या होगी, एलएक्स प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई 2। मैंने मिड निकाल लिया। मिड निकालने के बाद देखो, मिड निकालने के बाद मैं वापस से क्या करूंगा, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट का सम रिटर्न कर दूंगा। क्यों, क्योंकि देखो जब कोई रेंज से बाहर आएगा ना तो ये वाली कंडीशन जो है वो हैंडल कर लेगी, और जब रेंज के अंदर आएगा तो ये वाली कंडीशन हैंडल कर लेगी। तो मुझे यहां पे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं जो रिटर्न कर रहा हूं अब सम, वो गलती से गलत रेंज की ना आ जाए। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, रिटर्न सम ऑफ। अब मैं वापस रिकर्सिव कॉल करूंगा फॉर माई लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड क्या होता है, एल और आर तो हमेशा सेम ही होगा। एक्स जो होता है वो लेफ्ट चाइल्ड के लिए एक्स इंटू टू प्लस वन होगा, या टू एक्स प्लस वन लिख सकता हूं। एंड एल एक्स से लेके मिड तक होगा, प्लस जो सम होगा राइट का, मतलब राइट चाइल्ड का जो पैरामीटर्स होंगे वो एल से आ रही होंगे। अगेन एक्स इंटू टू प्लस टू उसका नंबर होगा जो नोड होगा, और जो उसका सेगमेंट होगा वो क्या होगा, मिड से लेके आर एक्स तक। ओके, सो या सो दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग द सम फंक्शन। तो मैंने सम फंक्शन लिख दिया जो कि हमें सम रिटर्न करके दे देगा। मैंने बिल्ड फंक्शन लिख दिया जो मुझे बिल्ड करके दे देगा। अब मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ, अपडेट वाला भी लिखेंगे, पहले मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने बिल्ड कर लिया, मान लो बिल्ड के लिए मैं बिल्ड फंक्शन कॉल करूंगा। मैं एरे पास करूंगा एज इट इज, एरे का नाम ARR है, उसका साइज n है। अगेन मैं x की जगह क्या पास करूंगा, मैं हमेशा ट्रेवर्सल रूट नोड से स्टार्ट करता हूँ, तो रूट नोड का जो नंबर है वो 0 होगा हमेशा। अगेन LX और RX क्या होगा, उस रूट नोड का रेंज क्या होता है, 0 से लेके n तक। n क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं उस रेंज को एक्सक्लूड कर रहा हूं, तब 0 से n तक मतलब है उसका 0 से n-1 तक। मैंने ट्री को बिल्ड कर लिया। जब मैंने ट्री को बिल्ड कर लिया तो मैं सम निकाल सकता हूँ, मैं टेस्ट कर सकता हूँ। मान लो सम मैं निकाल रहा हूँ कहां से कहां तक, सम में मुझे 0 से लेके मान लो n तक का सम चाहिए, मतलब मुझे सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए। और x की जगह मैं क्या पास करूंगा, हमेशा सम में भी मैं हमेशा जब ट्रेवर्सल करता हूं तो x, lx और rx की जगह 0 0 और n पास करते हैं, तो यहाँ पे भी 0 0 और n पास करेंगे। तो अभी इसको मल्टीपल रेंजेस के लिए टेस्ट कर लेंगे, तो अभी एक रेंज के लिए चेक कर लेते हैं। तो मान लो हमारे एरे का साइज 5 है और मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 और 5। तो देख पा रहे होगे आप कि जो सम है मतलब 0 से n तक का मुझे सम चाहिए था, तो 0 से n तक का सम क्या है, पूरे एलिमेंट्स का सम, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये कितना होता है 15। तो अगर मैं अपने सेगमेंटरी को प्रिंट करना चाहूं, मान लो मैंने अपने सेगमेंटरी को प्रिंट कर दिया, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन 2 into n साइज तक प्रिंट किया मानो, तो आपको ऑब्जर्वेशंस भी दिखा सकता हूं। मेरे सेगमेंटरी बिल्ड जो हो रहा है वो एज इट इज हो रहा है कि नहीं, जो हमने सोचा था, जो हमने इंडेक्सिंग करी थी, अगर आपको याद होगा। तो मैं इसी एरे के लिए इस सेगमेंटरी को प्रिंट भी कर देता हूँ। देखो यहाँ पे स्लैश इन की जगह स्पेस दे देते हैं ताकि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रूट नोड था वो हमेशा 0 पे था, तो 0 पे क्या स्टोर था, सारे एलिमेंट्स का सम, ये 15 है। ऐसे ही जो लेफ्ट चाइल्ड था उसमें उस मिड को उस रूट को हाफ हाफ में डिवाइड करा था, तो ये 12 प्लस 3 क्या है 15। ये जो 12 और 3 क्या है, ये 0 इंटू टू प्लस वन और 0 इंटू टू प्लस टू, तो इन दोनों का सम ये 15 है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। तो ये ऐसे सेगमेंटरी जो है वो बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑड है ना, तो ये और भी आगे तक हमें प्रिंट करना पड़ेगा। अगर हमें देखना है कि ये 1 2 3 4 5 कहां पे है आगे, तो मुझे और आगे तक प्रिंट करना पड़ेगा। मैं और आगे तक अगर प्रिंट करके दिखाऊं, इसीलिए हमेशा साइज 4n लेते हैं क्योंकि 2n में वो कम पड़ जाएगा। देखो
यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 5 को अगर खोजोगे तो ये देखो 1 2 3 इधर है और 4 5 कहाँ यहाँ है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि सेगमेंट ट्री को बिल्ड कैसे करना है और सेगमेंट ट्री का सम कैसे लेना है। अब हम दूसरी चीज क्या डिस्कस करेंगे कि हमें अपडेट कैसे करना है। तो हमें, अगर मैं रिपीट करूं वापस से, अब जैसे कुछ और रेंजेस के लिए अगर देखूं, मान लो 0 से 1 तक लिया, 0 से 5 तक लिया, या 3 से लेके 4 तक ले लिया, तो 5 तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, अगेन यहाँ पे 2 ले सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार आंसर तो सही है ना, ताकि बाद में कुछ इश्यूज ना हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 0 से n तक का सम, मतलब सारा एलिमेंट्स का सम, तो यहाँ पे 15 आ गया। अगेन 0 से 1 तक का सम, मतलब मैं 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा, तो सिर्फ 0th एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 0 से 0 मीन्स 1। तो मैं अगर रेंज लिखता हूँ L से R, तो मुझे L से लेके R माइनस 1 तक का सम चाहिए। तो मुझे किसी ने बोला बताओ L से R तक का सम क्या होगा, तो मैं यहाँ पे L और R प्लस 1 पास करूंगा हमेशा, ठीक है। ये मेरे कोड की फंक्शनैलिटी है, तो यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से कोड बनाया हुआ है अपना। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आपको बस कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो आप अपना कोड खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड है ये 0 से 2 है, मतलब ये 0 से 1 तक का सम दे रहा है, दैट इज 1 प्लस 2 3। अगेन ये 3 से 4 तक का सम है, मतलब ये 3 और 3, मतलब थर्ड एलिमेंट दे रहा है सिर्फ, तो ये 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो या सो हमारा जो सम फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है। अब अगर मैं अपडेट की बात करूं कि मुझे कोई इंडेक्स दे दिया और मुझे कोई वैल्यू दे दी और मुझे बोला कि उस इंडेक्स पे वो वैल्यू अपडेट कर दो, तो मैं कैसे करूंगा। वो अपडेट के लिए मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना, तो मुझे वॉइड ले सकता हूं मैं, और अपडेट ले सकता हूं मैं नाम फंक्शन का। यहाँ पे मैं कौन कौन से पैरामीटर्स रखूंगा, सोचो। हमारे पास एक इंडेक्स होगा, जिस इंडेक्स पे मुझे एरे को अपडेट करना है। हमारे पास एक वैल्यू होगी, जिस वैल्यू से हमको अपडेट करनी है। यहाँ पे एक इंडेक्स है, एक वैल्यू है, और हमेशा एक्स एल एक्स और आर एक्स तो रहेगा। यहाँ पे एरे भी रहेगा, क्यों रहेगा एरे, क्योंकि मुझे एरे में जब मैं पहुंच जाऊंगा इस इंडेक्स पे, तो मुझे उसको अपडेट करना है। और बिना एरे के भी काम चल जाएगा अगर मैं डायरेक्ट सेगमेंटरी में अपडेट करूं, तो अभी के लिए एरे छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिया, वैल्यू लिया। अब मुझे एक्स एल एक्स और आर एक्स भी चाहिए, या तो हमेशा होता है यार एक्स एल एक्स और आर एक्स, इसी से तो मैं इटरेट कर रहा हूँ ना। मैं हमेशा जो ट्रैवर्सल कर रहा हूँ ना सेगमेंटरी में, वो कैसे कर रहा हूँ, एक्स एल एक्स और आर एक्स के थ्रू ही कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे जब अपडेट करना है, तो इमेजिन करो जो इंडेक्स होगा वो हमेशा सेगमेंट ट्री में, कोई भी इंडेक्स उठा लो, कोई भी एरे का इंडेक्स उठा लो, जो हमेशा जो सेगमेंट ट्री के अंदर वो स्टोर्ड होगा, वो कहां पर होगा, हमेशा वो लीफ नोड्स में स्टोर्ड होता है। तो जब भी मैं लीफ नोड्स में पहुंच गया, तो ये कंडीशन होती है लीफ नोड की, आर एक्स माइनस एल एक्स 1 हो गया, मतलब एक एक एलिमेंट का सेगमेंट है। एल एक्स से आर एक्स तक का मतलब क्या होता है, एल एक्स से लेके आर एक्स माइनस 1 तक का सेगमेंट। तो यहाँ पे एक एक एलिमेंट का जब सेगमेंट हो जाएगा, मतलब सिर्फ एल एक्स है उसमें, तो तब मैं कह सकता हूं कि मैं लीफ नोड तक पहुंच गया। जब मैं लीफ नोड तक पहुंच गया, तो मैं यहाँ पे सेगमेंट ट्री के अंदर इस एक्स में मैं क्या डाल सकता हूँ, वेल डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि ये जो करंट नोड है यही मेरा, अब मैं देखो यहाँ पे मैं इस कोड को ऐसे बिल्ड करूंगा कि मैं उस आई की तरफ ही जा रहा हूं, ठीक है। तो अभी ये मत सोचो कि मैं एक्स पे क्यों डाल रहा हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो मैं मान लो ये जो लीफ बेस कंडीशन है वो ये बताएगी कि मैं अभी लीफ पे पहुंच गया हूं या नहीं पहुंच गया, वो लीफ इंडेक्स ही होना चाहिए, मतलब वो लीफ आई ही होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बोल सकता हूं कि जो आई और एलएक्स है ना वो हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ पे सेगमेंट ऑफ एलएक्स लिखो या एक्स लिखो, बात एक ही है। जब मैंने अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। जब भी कोई अपडेट ऑपरेशन आएगा ना, तो एक बात सोचना कि हमारा जो अपडेट होगा हमेशा लीफ से स्टार्ट होगा। तो मैं लीफ पे पहुंचा, मैंने उस इंडेक्स पे अपडेट करा, फिर मैंने उसके ऊपर के सारे इंटरनल नोड्स का सम अपडेट कर दिया, और मैं टॉप लेवल पे पहुंच गया, तो मेरा जो सेगमेंट है वो अपडेट हो गया। तो यहाँ पे अपडेट ऑपरेशन में भी लॉग एंड टाइम लग रहा है, जो कि दोनों प्रीफिक्स सम और नॉर्मल एरे जो हम कर रहे थे उससे बेटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया लीफ नोड को। लीफ नोड पे अब मुझे उस आई पे पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ी। तो मैंने जब यहाँ पे मिड निकाला ना, जस्ट सेकेंड, देखो यहाँ पे जब मैंने मिड निकाला, तो हमारा जो करंट नोड है एक्स, वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एल एक्स से मिड और मिड से आर एक्स। तो मुझे अब पता करना है कि जो हमारा आई है ना वो इस रेंज में है या इस रेंज में है। तो उसी उसी सब ट्री में मैं जाऊंगा आगे।
क्योंकि आई जो है वो एक नोड होगा, वो किसी एक ही लेफ्ट या राइट किसी एक ही सब ट्री में होने वाला है। तो मैं यहाँ चेक कर लूंगा कि जो मिड है ये क्या इंडेक्स है, तो मैं चेक कर लूंगा अगर आई जो है वो मिड से कम है, मतलब आई जो है वो मिड से कम है, मतलब जो हमारा लेफ्ट सब ट्री था उसकी रेंज क्या थी, एलएक्स से मिड -1 तक। तो एलएक्स से मिड -1 तक के बीच में आई है, तो मतलब इस रेंज में आई है, तो मतलब ये लेफ्ट सब ट्री में लीफ में आने वाला है ये। तो मैं लेफ्ट सब ट्री के लिए रिकर्जन करूंगा, तो अपडेट कर दूंगा आई कॉमा वेर कॉमा एक्स का जो लेफ्ट सब ट्री है उसका नंबर क्या होने वाला है, एक्स इंटू 2+1 और एलएक्स से मिड। एल्स अगर आई मिड से बड़ा या बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा आई है वो राइट के लीफ में आने वाला है, तो यहां पे मैं राइट के लिए कॉल कर दूंगा अपडेट। देखो जरूरत नहीं है इसकी, मैं एक बात बताऊं, जरूरत नहीं है इसकी, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूं कि अगर वो आई जो है उस रेंज में ना आए तो रिटर्न हो जाए, तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने कोड को और ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं उधर ही जा रहा हूं ना जिधर मेरा आई मिलेगा, जिधर आई नहीं मिलेगा उधर जाने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, आई वेल एक्स इंटू 2+2 और जो मेरा रेंज है वो क्या होगा, मिड से लेके आर एक्स। अब इमेजिन करो मैं लीफ तक पहुंच गया था, मैंने लीफ को अपडेट कर दिया, क्या लीफ को अपडेट ही करना काफी है, नहीं काफी नहीं है, क्यों, क्योंकि लीफ को अपडेट करते ही पूरा सेगमेंट ट्री अपडेट होने वाला है। तो जब लीफ अपडेट हुआ तो सेगमेंट ट्री के कुछ नोड्स भी चेंज होंगे, ठीक है, तो वो कुछ नोड्स को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी, सेगमेंट ट्री ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेगमेंट ट्री of x into 2+1 plus segment tree of x into, बस तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि जो भी मेरा लीफ नोड चेंज हो रहा है, मतलब मैं किसी x पे हूं तो मेरा x के नीचे लेफ्ट में चेंज होगा या राइट में चेंज होगा मुझे मतलब नहीं है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि लेफ्ट में चेंज हुआ या राइट में चेंज हुआ। तो लेफ्ट या राइट किसी एक में चेंज हुआ तो ये x भी तो चेंज होगा, तो उस x के लिए मैंने मान लो लेफ्ट में चेंज हुआ होगा तो ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये जब रिकर्जन कॉल होगी तो यहाँ पे ये जाके चेंज होगा एट द एंड, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होकर अब कुछ और हो गया है तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते सारे रेंजेस जो हैं सारे लेवल्स हैं वो अपडेट हो जाने वाले हैं। तो या सो दिस इज ऑल अबाउट अपडेट ऑपरेशन। सो ये तीन मेन फंक्शंस होते हैं सेगमेंटरी के अंदर, बिल्ड, सम और अपडेट। तो ये क्वेरी होती है, ये क्वेरी होती है। अगेन मैं इसको भी टेस्ट करना चाहूं अगर तो टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ओरिजिनल एरे थी 1 2 3 4 5, तो मैंने इसका सम लिया 0 से n तक का तो 15 आया। अब मैं यहाँ पे अपडेट करना चाह रहा हूँ कोई एलिमेंट, मान लो एरे का अपडेट, एरे का जो मान लो ये थर्ड सेकंड इंडेक्स है 3, इसको मैं 6 बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, अपडेट को कॉल कर दूंगा। अपडेट क्या करेगा, आई ले लेगा इंडेक्स, तो इंडेक्स 2 है उसका 3 का, अगेन उस पर वैल्यू मैं क्या डालना चाह रहा हूँ, 6 डालना चाह रहा हूँ। और एक्स एल एक्स और आर एक्स तो वैल्यू क्या होता है हमेशा 0 0 और n, तो ये तो याद रख लो यार 0 0 n ही होता है। तो मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं अगर सेम सम लूं तो क्या सेम आएगा, देखते हैं। अब देखो कुछ सम बढ़ जाएगा ना क्योंकि मैंने अपडेट करा किसी एलिमेंट को। देखो ये 15 था अब 18 हो गया, ये पहले सम क्या था 15, अब मैंने इसको अपडेट करा क्या हो गया ये 6 हो गया, तो 6 होने के बाद ये जो सम है वो चेंज हो गया, क्या हो गया 18 हो गया। तो सबसे पहले इस रिकर्जन में हुआ क्या होगा, इस एलिमेंट पे 6 स्टोर हुआ होगा, मतलब इस सेगमेंट ट्री में वो जहां होगा, इस एरे में चेंज नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से देखो ना तो अपडेट एरे में नहीं होता कभी भी, अपडेट हमेशा सेगमेंट ट्री में ही होता है। अपडेट एरे तो एज इट इज रहेगा हमेशा, एरे में कोई चेंज, एरे अभी भी प्रिंट करो यही आने वाला है। तो इस सेगमेंट ट्री में जहां भी 3 रहा होगा उस लीफ नोड पे जाके 6 बन गया होगा वो, और 6 बनने के बाद उसके जो इंटरनल नोड्स हैं वो सम अपडेट होते गए होंगे, और एट द एंड ये जो रूट नोड है उसमें 18 आ गया होगा। सो यस, सो आई थिंक दिस इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ सेगमेंट्री। तो यहाँ पे सेगमेंट्री मेनली क्वेरीज सॉल्व करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर एक छोटा सा और चीज बता दूं, अगर मान लो आपको सम के जगह कुछ और फंक्शनैलिटी दे दी तो क्या आप सेगमेंट्री को फिर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो अपडेट है वो एज इट इज रहा, अपडेट तो ऑपरेशन सेम है वो एज इट इज रहा, जो सेकंड अपडेट सम था, जो सम में दे रहा था एल से आर, उसको मैंने चेंज कर दिया। मैंने बोला कि इस एल से आर तक में मुझे मिनिमम एलिमेंट बताओ, मुझे इस एल से आर तक में मिनिमम एलिमेंट बताओ कौन सा है। तो इस मिनिमम एलिमेंट के लिए क्या मैं उस सेगमेंट्री को यूज कर सकता हूँ। तो देखो जो भी हमारी अपडेट ऑपरेशन है ना वो तो हमेशा वैसी होती है, लेकिन जो हमारा सम है या जो हमारा बिल्ड है ना वो उसी हिसाब से बिल्ड होता है कि हमें काम क्या करना है। तो अगर हमें मिनिमम निकालना है
तो हम उस सेगमेंट ट्री में रेंजेस में मिनिमम स्टोर करेंगे। हमें अगर सम निकालना है तो उस केस में हम अपने हम अपने नोड में सम स्टोर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एरे था 3 1 2 5 6 8 3 और 2, ये हमारा ये एरे है, ठीक है। तो इस एरे के अंदर अगर मुझे सम निकालना था तो मैं इस सम में सबसे पहले 30 डाल रहा था, अगर आपको याद हो। यहाँ पे ये अगर मैं बिल्ड करूं नीचे से ऐसे ही देखो रिकर्जन में ना ऐसे ही बिल्ड होता है, इसीलिए मैं नीचे से पढ़ा रहा था। यहाँ पे 2 5 6 8 3 1 2 5 6 8, अभी के लिए इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम लिया वो क्या आया 4, इन दोनों का जो सम आया वो कितना है 7, इन दोनों का जो सम आया वो कितना है 8 और 6 14, इन दोनों का जो सम आया वो कितना आया 7 + 4 11, इन दोनों का जो सम आया कितना आया, कुछ भी आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये इन नोड्स में सम डाला है। सम किसका डाला है, उस पूरे रेंज का, वो जो LX और RX है उस LX से RX तक का X में सम डाला है। लेकिन अब मुझे मिनिमम चाहिए, तो मैं अपने सेगमेंट ट्री को ऐसे चेंज कर दूंगा कि मेरे हर नोड पे ना, जैसे ये 3 और 1 था, तो मैं इस 3 + 1 को स्टोर नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं 1 को करूंगा। इसका मतलब क्या, ये क्या डिनोट करेगा कि इसके जो लेफ्ट और राइट का जो मिनिमम है वो मेरे सेगमेंट ट्री के इंटरनल नोड में स्टोर्ड है। तो अगेन यहाँ पे जो लीफ नोड्स होंगे, लीफ नोड्स में जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। और जब मैं इंटरनल नोड्स पे बिल्ड करूंगा, इंटरनल नोड्स में कहां पे लिख रहा था, जब मैं x में 2x + 1 और 2x + 2 को स्टोर कर रहा था, उस केस में मैं सम लेने के बजाय मिनिमम ले लूंगा उसका। तो अगर मैं अपने ही कोड में चेंज करूं, ऐसे ही मैं मैक्सिमम के लिए भी कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे चेंज करूं, तो मैं जब ये कर रहा था, मान लो मुझे x नोड के लिए LX और RX दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए, x के लिए x पे हूं मैं, LX और RX का क्या चाहिए, मुझे उसका आंसर पहले से चाहिए, तभी तो मैं x पे डालूंगा ना वैल्यू को। तो यहां पे भी मुझे मिनिमम x और लेफ्ट और राइट दोनों का मिनिमम पहले से चाहिए। जब दोनों का मिनिमम आ गया, तब मैं x में उन दोनों का मिनिमम स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने x और LX लेफ्ट और राइट का यहाँ पे कर दिया है ऑलरेडी काम। लेकिन लेकिन यहाँ पे मैं क्या ले रहा था, सम ले रहा था। क्यों, क्योंकि मुझे अब सम चाहिए था। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मिनिमम। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे मिनिमम ले लूंगा किसका, इन दोनों का। तो यहाँ पे मिनिमम ले लूंगा दोनों का। तो यहाँ पे जो इंटरनल नोड्स बन रहे हैं, देखो लीफ नोड्स तो हमेशा वैसे ही बनेंगे ना जैसे बनते थे, लेकिन जो इंटरनल नोड्स हैं, इंटरनल नोड्स तो हम खुद से बना सकते हैं कि मुझे इन दोनों का सम लेना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है, इन दोनों का मिनिमम लेना है, इन दोनों का मैक्सिमम लेना है। तो हमें इन दोनों का मिनिमम लेना है, तो मैंने मिनिमम स्टोर कर दिया। ऐसे ही मैं यहाँ मैक्सिमम लिख सकता हूँ अगर मुझे मैक्सिमम लेना है। तो ये हमारा जो सेगमेंट ट्री है, ये मिनिमम नंबर स्टोर करेगा हर सेगमेंट का, हर नोड पे। तो ये ऐसे चेंजेस हम कर सकते हैं अपने सेगमेंट ट्री के अंदर। अगेन यहाँ पे क्या मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे जब मैं लेफ्ट और राइट के लिए कॉल कर रहा हूं, तो मैं दोनों का मिनिमम रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे सम की जगह क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे एक चेंज और होता है, जब ये कंप्लीटली आउटसाइड होता है ना रेंज के, जब हमारा LX और RX कंप्लीटली आउटसाइड है L और R के, तो उस केस में हमें यहाँ पे जीरो रिटर्न क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारा सम जीरो आने वाला है। कंप्लीटली आउटसाइड है तो कोई सम ही नहीं है, ठीक है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये मिनिमम चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम अगर हम जीरो रिटर्न कर दें और कोई ऐसा रेंज मिल जाए थर्ड कंडीशन वाली, तो हमारा जीरो रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे ये मिनिमम ऑफ जीरो ले लेगा, वो जीरो ले लेगा, जो कि गलत है। तो हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ से जो मैं रिटर्न करूं, ये कुछ गलत वैल्यूज को स्टोर कर दे। तो इस केस में मैं यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंट मैक्स रिटर्न कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये जो बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये बता रहा है कि इस रेंज में मिनिमम तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कंप्लीटली आउटसाइड है। तो ये इंट मैक्स का जब मिनिमम हम किसी के साथ लेते हैं, मान लो ये रेंज मिनिमम इंट मैक्स रिटर्न कर दिया इसने, तो जब ये इंट मैक्स आएगा ना, तो ये इंट मैक्स के साथ जब भी मैं किसी का भी मिनिमम करूंगा, तो वो मिनिमम ही आंसर आने वाला है, क्योंकि इंट मैक्स से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे इंट मैक्स की जगह कुछ भी बड़ा वैल्यू लिख सकता हूँ, 1e8 लिख सकता हूँ, 10⁸ को 1e8 कहते हैं। तो यहाँ पे ये चेंज होगा। अगेन अपडेट में क्या चेंज होगा, अपडेट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मिनिमम ऑफ 4। तो यहाँ पे मैं मिनिमम लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो कोड है, जो मैंने पहले लिखा था एक एक करके समझा के, वो मैंने मिनिमम में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट्स इट, दिस इज माय कोड फॉर मिनिमम इन ए सेगमेंट। अगेन मैंने बोल दिया कि मुझे मैक्सिमम बताओ सेगमेंट में, तो मैं कहां कहां चेंजेस करूंगा, बहुत ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैक्स कर दूंगा, ठीक है, ये हमारा बिल्ड में बस इतना ही चेंज होता है, यहाँ मैक्स कर दूंगा। तो ये x ना जब 2x + 1 और 2x + 2 से मर्ज होता है ना, इसको मर्जिंग कहते हैं, कि हमारा लेफ्ट और राइट साइड मर्ज होके
एक्स में स्टोर हो रहा है। तो जब हम मर्ज करते हैं तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम नोड्स को स्टोर कैसे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम मिनिमम ले रहे थे, अब यहाँ पे हम मैक्सिमम लिख दें अगर, तो मैक्सिमम ले लेगा दोनों का, और ऐसे करते करते जो रूट नोड होगा उसमें पूरे ट्री का मैक्सिमम चला जाएगा। तो रिकर्जन अगर थोड़ा विजुलाइज कर पाओ और ट्री को विजुलाइज कर पाओ जो मैंने बताया, तो चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर होने वाली है। यहाँ पे अगेन मैंने बोला यहाँ पे सब में क्या चेंज होगा, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कर दिया, मैक्स लिख दिया। लेकिन लेकिन जब कंप्लीटली आउटसाइड है तो अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा ये इफेक्ट ना डाले, तो मैं मैक्सिमम किसके साथ लूंगा ताकि चेंज ना आए, तो मैं यहाँ पे बहुत मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, तो -128 कर दूंगा 128 की जगह। तो इतने से चेंजेस होते हैं। अपडेट में मैं क्या करूंगा, या मैक्सिमम कर दूंगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है आज, अगर एक शॉर्ट समरी की बात करूं, हमने देखा कि जो सेगमेंट ट्री है that is not a tree, that is just in visualization of a tree and it is stored in the form of array। पहला चीज देखा। दूसरा चीज कि हमने अगर किसी खूब सारे क्वेरीज दिए हुए हैं, फर्स्ट हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं आज, और तीनों का कोड ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ चेंजेस करने हैं, वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस है। पहला क्या किया था, सम इन ए रेंज, और अपडेट भी कर रहे हैं प्लस अपडेट। दूसरा हमने क्या डिस्कस करा था, मिनिमम इन ए रेंज, तो हमने थोड़ा सा चेंज ही करा है बस, और कुछ नहीं किया, प्लस अपडेट। तीसरा हमने क्या करा, मैक्सिमम इन ए रेंज प्लस अपडेट, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम निकाल के अपडेट करा। तो ये हमने 3 फंक्शनैलिटीज देखे सेगमेंटरी के। अब बताओ क्या ये 3 ही फंक्शनैलिटीज है क्या, और क्या कोई यूज नहीं है क्या सेगमेंटरी का? बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आपको बोल दिया जाए एक रेंज दिया हुआ है एल से आर, और आपको बताना है, यहाँ पे तो मैंने बोला इस रेंज का मिनिमम बताओ क्या है। अगर आपको बोला इस एल से आर तक में ये मिनिमम एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, मतलब कि काउंट ऑफ दिस मिनिमम एलिमेंट इन दिस रेंज, इस एल से आर तक में जो मिनिमम एलिमेंट है वो तो है ही, कुछ भी होगा वो, उसका काउंट क्या है ये बताओ। ठीक है, या बोल दिया इस रेंज में जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका काउंट कितना है, तो या हमें बोल दिया कि इन्वर्जन निकालने हैं एरे में। तो इस सेगमेंट ट्री के इनफाइनाइट यूजेस होते हैं। तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारा सेगमेंट ट्री लगेगा, तो जब भी हमें क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं ना, जब भी हमें क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें बहुत कम टाइम में करना है, हर क्वेरी को बहुत कम टाइम में करना है, उस केस में हम हमेशा सेगमेंट ट्री को अप्रोच कर सकते हैं। और हमें अगर चीजें समझ आ रही हो कि मैं कैसे लेफ्ट और राइट चाइल्ड को मर्ज करके एक नया नोड बनाऊंगा, कैसे हमारा रूट नोड में क्या स्टोर होगा, हमारे लीफ नोड में क्या स्टोर होगा, हम इंटरनल नोड्स को कैसे बनाएंगे, वहां पे हम सेगमेंटरी को यूज कर सकते हैं। तो जहां पे भी अपडेट प्लस एक्सेस ऑपरेशन आती है ना, सो देयर वी यूज सेगमेंटरी। सो या, सो आई थिंक वी शुड एंड नाउ। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी। सो ओके, सो I would like to call the host. Okay. Uh, am I audible? Yeah, yeah. Yeah. Hope you all liked the session and got something new things. I would like to thank Umang sir for this giving this amazing session. Now segmentary is very easier now. Thank you so much, sir, for this amazing session. You're welcome. Okay. Now it's time for result of yesterday's quiz. The winner of yesterday's quiz is Arpan Shaha from Techno International New Town, Kolkata. Congratulations to you. You will get the T-shirt from Prep Bites. And now the link of today's quiz is given in description, and also there is problems, practice problems. You can check it and go for it. See you all at our next session. Till then, goodbye. Stay tuned with us for more updates. Thank you.